मैं बन चुका हूं माइकल जैक्सन। ठीक है, समझ रहे हो? मून वॉक की बात हो रही है। मून वॉक समझते हो? ये क्या कर रहा है? ये मून वॉक कर रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब दोनों ब्लॉक की आपस में कोई रगड़ा रगड़ाई, घिस्सा घिस्साई नहीं हो रही, स्लाइडिंग नहीं हो रही, मतलब दोनों ब्लॉक चुपके हुए हैं। अब चुपके हुए हैं तो साथ में चल रहे हैं। अगर साथ में चल रहे हैं तो मेरा एजम्पशन सही है। गाड़ी का जमीन पर चलना स्टैटिक या काइनेटिक? सर गाड़ी तो जमीन पर चल रही तो काइनेटिक। अबे दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। आते और फ्रिक्शन ही होने की वजह से जब तुम साइकिल चलाते चलाते गिरते थे तो तुम्हारे घुटने छिल जाया करते थे। फिर सीधी सी बात है कि अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करना चाह रही है तो उन दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज होने की वजह से भैया, रफ सरफेस होने की वजह से एक रुकावटी फोर्स आती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। कि सिंपल सा सवाल है, इसके ऊपर अभी मतलब एफबीडी आपसे पूछी जा रही है, आगे मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं, एडवांस लेवल तक की बात होंगी, परेशान ना होना। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 3। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आज के इस धमाकेदार सेशन के अंदर, जिसके अंदर मेनली आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। जी हाँ भैया, फ्रिक्शन बहुत ही शानदार चीज है। इसको कहा जाता है इट इज अ फ्रेंड एंड अ फो, मतलब ये तुम्हारा दोस्त भी है और ये तुम्हारा दुश्मन भी है। फ्रिक्शन ना होता तो तुम चल नहीं पाते, और फ्रिक्शन ही होने की वजह से जब तुम साइकिल चलाते चलाते गिरते थे तो तुम्हारे घुटने छिल जाया करते थे। फ्रिक्शन की वजह से ही हमारी भैया चीजें खराब होती हैं, वियर एंड टियर होता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो तो तुम्हारे एक्सीडेंट कितने हुआ करते, तुम ब्रेक नहीं लगा पाते। तो बहुत ही शानदार मजेदार चैप्टर है। जेडब्ल्यू में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन भाई साहब अधूरा है अगर उसके अंदर फ्रिक्शन ना लगाया जाए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का ये हमारा बढ़िया सा सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भाई मेरा इसी चैनल के ऊपर आया हुआ लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 1 और 2 लगा लिया होगा। अब ये लेक्चर 3 है, इसके अंदर क्या क्या बातें आज हम कवर करेंगे तो भैया टॉपिक्स देख लेते हैं भैया। तो सबसे पहले फ्रिक्शन और कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ग्राफ बिटवीन फोर्स और फ्रिक्शन, बाकी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, और साथ में ब्लॉक ऑन ब्लॉक जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, लेकिन इसके ऊपर जेडब्ल्यू में 2026 में ही सवाल आया ब्लॉक ऑन ब्लॉक को, तो बच्चा छोड़ के जाता है। मैं बता रहा हूं तुमको, आज तक अगर ब्लॉक और ब्लॉक कहीं पर भी समझ में नहीं आया, एक ब्लॉक के ऊपर अगर एक ब्लॉक रख दिया जाए, ये सेशन अगर तुम पूरा लगा लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही मजेदार सेशन है, बस मजा उसी को आएगा जो सेशन को पूरे शुरू से लेकर आखिर तक लगाएगा। क्योंकि मैं हो सकता है कि मैं जो बातें स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूं ना, उसकी फील, उसका कॉन्सेप्ट की और अच्छे से क्लियरिटी तुमको मजा तब आए जब हो सकता है मैं 1 घंटे के बाद जो बातें बता रहूंगा। तो मेरा सेशन पूरा का पूरा आपस में कनेक्टेड रहता है, तो आप अगर लगाएं तो पूरा मन को में एक ही बार ही लगाइएगा। और भाई आगे का प्लान भी मैं तुमको बता देता हूं इसी चैनल के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी आने वाला है लेक्चर 1 ऑन द 17th ऑफ अगस्त, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट लेक्चर 2 भी आएगा 18th ऑफ अगस्त। साथ में इसी चैनल के ऊपर मैं बहुत सारे यार पीवाईक्यू के सेशन लेकर आ रहा हूं। साथ में मैंने सिंगेज की भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल की सीरीज भी मैंने शुरू करी है। अगर तुम लोग बोलोगे तो सिंगेज के भी हर चैप्टर के सवाल लेकर आऊंगा, और भी लॉज ऑफ मोशन की शॉर्ट ट्रिक वाला सेशन भी मैं लेकर आऊंगा। लेकिन अफसोस वाली बात है कि मास्टर इतनी मेहनत कर रहा है कि कैसे भी करके तुम आईआईटी तक पहुंच जाओ। ये प्रोजेक्ट आईआईटी का सपना ही मेरा ये है कि हर एक बच्चे का हाथ पकड़ के मैं आईआईटी तक लेकर जाऊं, भले ही वो मुझसे यूट्यूब पर पढ़ रहा होगा फ्री में। लेकिन अब फ्री में सोच के देखो, ये हर एक इन डेप्थ नॉलेज के साथ तुमको ये लेक्चर मिल रहा है, साथ में तुमको ये सारी चीजें मिल रही हैं, और इनके बदले में मैं तुमसे क्या चाह रहा हूं? मैं फ्री में कोई चीज नहीं दूंगा भाई, मैं बदले में तुमसे चाह रहा हूं कि भैया तुम मुझे दो अपना कीमती समय, और तुम दिखाओ डेडिकेशन, तुम दिखाओ डिसिप्लिन, तुम दिखाओ कंसिस्टेंसी कि हाँ तुम मेरे सारे सेशन लगाओगे। अरे लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 1 मुझे पता बहुत लोगों ने देखा, लेक्चर 3 तक सब नहीं पहुंच पाए। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? क्योंकि तुमने भाई साहब इस चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सबसे बड़ी तुम्हारी मुसीबत का फ्रिक्शन, या फिर कहा जाए तुम्हारे रास्ते का रोड़ा जो है, वो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन ना दबाना है। क्योंकि तुम ये नहीं दबा रहे तो मेरे आने वाले सेशन जो है कुछ तुम तक पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच रहे। जो पहुंच गए वो तुमने देख लिया या फिर नहीं देखा। लेकिन अगर तुम सब्सक्राइब कर लोगे ना तो तुमको एक बैच की तरह से ये सारी चीजें तुम तक पहुंचते रहेंगी डेली। और मैं बता रहा हूं, अगर तुम वादा करते हो भाई, मैं तो तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं 100% एफर्ट के साथ, जब तक तुम्हारा जेडबल मेंस और एडवांस नहीं हो जाता। लेकिन बदले में भाई मुझे भी तो तुम्हारा साथ चाहिए। एक हाथ से ताली कैसे बजाऊंगा मैं? हवा में ऐसे करके ताली कैसे बजाऊंगा? मुझे तुम्हारा हाथ भी चाहिए। तो तुम्हारा हाथ देने का मतलब ही यह है कि हाँ तुम इस चैनल को भैया अपने लिए जेडब्ल्यू मेंस तक के लिए इसको भैया सब्सक्राइब करके रखो।
क्योंकि बहुत धमाकेदार चीज आएंगी आगे, गदर सीरीज भी आएगी, बहुत कुछ आने वाला है, वो तुम मिस नहीं कर सकते। ठीक है, और एक काम मैंने तुम्हारे लिए और बढ़िया वाला ये कर दिया मेरे प्यारे बच्चों कि एक मैंने बैच बना दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे, जाके ज्वाइन कर लेना। 0 रुपए देने हैं, मतलब कुछ नहीं देना और आगे भी कुछ नहीं देना होगा, बस इसको जाके बाय करो। तो इसी सेशन के तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ में टेस्ट देने के लिए मैंने डीपीपी की फॉर्म में टेस्ट बना दिए। तो इस लेक्चर के अकॉर्डिंग जो जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग अगर तुमको टेस्ट देना है, समझना है कि तुमको कितना आया, तो वो भी सब कुछ तुमको इस बैच के अंदर मिल जाएगा। समझे? तो बस आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। उम्मीद करता हूं कि सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, अभी मुलाकातें होती रहेंगी मेरे प्यारों। फिलहाल फ्रिक्शन क्या होता है? तो बहुत ही सीधी सी बात है कि अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करना चाह रही है तो उन दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज होने की वजह से, भैया रफ सरफेस होने की वजह से एक रुकावटी फोर्स आती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब अगर मैं थोड़ा सा तुमको डेप्थ में लेके जाके पढ़ाऊं ना, तो भाई ये अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड तुमको देखने में अगर स्मूथ लग रहा है तो स्मूथ नहीं होता। उसको अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखो तो ग्राउंड के अंदर तुमको ऐसे कांटे कांटे वाली इरेगुलरिटीज दिखाई देंगी। और इसके ऊपर अब अगर मैंने एक डब्बा लाके रख दिया है, समझ रहे हो? अब ये जो डब्बा लाके रखा है तो डब्बा तुमको शायद स्मूथ लग रहा होगा, नहीं, इस डब्बे के अंदर भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ऐसी 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 बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। अब इस डब्बे को जब इस ग्राउंड के ऊपर मैं चलाऊंगा ना तो इनके बीच में होगी इस तरीके से इंटरलॉकिंग। अब जब इंटरलॉकिंग हो गई तो फिर ऊपर वाले डब्बे को मैं कितनी भी फोर्स लगाऊं, उसको चलाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई जरा समझो, मैं आपसे एक कॉन्सेप्चुअल सवाल करता हूं, मुझे जरा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, देखता हूं कितने बच्चे दे पाते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया अगर ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, अगर ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है तो ये 5 किलो का डब्बा है और ये 10 किलो का डब्बा है, बताओ किसको चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? तो आप नॉर्मली बोलोगे सर जी 10 किलो के डब्बे को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। नहीं भाई, नहीं, दोनों को मैंने एक अब कहा कि सेम एक्सेलरेशन से चलाना है, मैं कह रहा हूं सिर्फ दोनों को चलाना है। तो अगर चलाना है तो दोनों सेम फोर्स पे चल जाएंगे। हाँ, अगर मैं 1 न्यूटन भी देता हूं तो 1 न्यूटन देने पर ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, वो अलग बात है, अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा, लेकिन चल जाएगा। लेकिन सर ऐसा तो नहीं होता, भारी को चलाने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। हाँ भाई, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन होता है, यहां पर मैंने बोला ना स्मूथ सरफेस है। आप समझ रहे हैं बात को? तो पहली बात तो ये कि बॉडी का मास क्या है, उसको चलाने के लिए क्या फोर्स देनी पड़ेगी, वो मास पर डिपेंड नहीं करेगी अगर तुम्हारी सरफेस स्मूथ है तो। लेकिन अगर सरफेस तुम्हारी रफ हो जाए तो अब बॉडी का मास पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी। और एक्चुअल में मास कहना सही शब्द नहीं है, अभी आगे तुम चैप्टर के अंदर पढ़ोगे कि एक्चुअल में फोर्स ज्यादा देनी पड़ रही है कम देनी पड़ रही है, तो इस बात पर डिपेंड करेगी कि भाई इसके रास्ते में फ्रिक्शन क्या आ रहा है। तो सीधी सी डेफिनेशन है भाई, फ्रिक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, पहली चीज, फ्रिक्शन हमेशा भैया कांटेक्ट फोर्स है। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं और आपस में भैया रगड़ी घिस्सा घिस्सी होती है तो आता है फ्रिक्शन, भाई वाह। और इसका हमेशा से काम यह है कि ये मोशन को अपोज करे। ये सेम तुम्हारी तरह है, जैसे कि भैया तुम बेड पर लेटे हो तो लेटे ही उठना ही नहीं चाह रहे, समझ रहे हो? सो रहे हो तो उठना ही नहीं चाह रहे, टीवी देख रहे हो तो देखते जा रहे हो, छोड़ना ही नहीं चाह रहे, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो तो छोड़ना ही नहीं चाह रहे। मतलब कोई भी मोशन अगर तुमको करने को बोला जाए तो तुमको भैया बड़ा फ्रिक्शन आता है। मम्मी ने कह दिया कि बेटा जाके आधा किलो दही लिया, नहीं मम्मी ऑनलाइन मंगा लो, मैं नहीं जा रहा। अरे फ्रिक्शन का आदी हो चुका भाई तू, वहां पर लेजीनेस है, यहां पर फ्रिक्शन है। मतलब कोई भी चीज जो तुम्हारे मोशन को अपोज करे उसको हम फ्रिक्शन बोलेंगे, बात खत्म है। फिलहाल तो जो फ्रिक्शन लेकर आती है ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब ये तुमको बड़ी गहराई से समझना है और अब मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल करूंगा और इसका तुमको जवाब देना है। एक फ्रिक्शन होता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट, तो ये फ्रिक्शन तब लगेगा जब रेस्ट पर है। इसका मतलब क्या हो गया भाई यार? फिर वही बात है, अगर ये हमारा ग्राउंड और अगर मैं एक डब्बा यहां पर लाके रख देता हूं लाइक दिस, है ना, और ये मैं कह रहा हूं 5 किलो का बॉक्स है और मैं ये कह रहा हूं रेस्ट पर है, बताओ इस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी? कहां से लग रही होगी? कहां से लग रही होगी भाई? फ्रिक्शन तभी आएगा जब तुम मोशन करोगे या करना चाहोगे। ऐसे नहीं आ रहा बैठे बिठाए हल्के में ले रखा है क्या फ्रिक्शन को?
भाई 5 किलो का डब्बा रखा हुआ है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, अगर तुम इस 5 किलो के डब्बे को आगे की तरफ चलाना चाहोगे तो फिर उसको रुकावटी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगी। अच्छा, अच्छा, तो भाई अब जरा मुझे ये बात बताओ, कभी बहुत बड़ी मतलब बहुत भारी बेड को, कबर्ड को धक्का देने की कोशिश करी है? नहीं हिल रहा, नहीं हिल रहा। फोर्स लगा रहे हो कबर्ड को, बहुत ही भारी है, फोर्स लगा रहे हो, हिल नहीं रही। इसका मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं लग रहा। तो फ्रिक्शन तो तब लगेगा जब चीजें मोशन में आती नहीं भाई, ये मैंने कब कहा? मैंने ये कहा कि फ्रिक्शन तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट चल रहा है या चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये मान लो बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये नहीं चल रहा, इसका मतलब ये अगर नहीं चल रहा तो मैंने आगे की तरफ जो फोर्स अप्लाई करी है उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, इसका मतलब ये रेस्ट पर है। अबे भाई मैं अगर 10 न्यूटन आगे की तरफ लगा रहा हूं तो 10 न्यूटन लगाने पर चलना चाहिए ना, क्यों नहीं चल रहा? अरे इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मास्टर पीछे की तरफ भी 10 न्यूटन फोर्स लग गई जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। तो मतलब सर जितनी मैंने आगे की तरफ लगाई उतनी पीछे की तरफ लगेगी? हाँ। तो जब तक ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्या बात बोली गई कि जब कहा यहां पर कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, फ्रिक्शन कब लग रहा हो? जब एक्ट सो एज टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, कि भाई रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी रख रहा, कर नहीं पा रहा, रख रहा है, करना चाह रहा है, कर नहीं पा रहा है। जैसे जैसे तुम जिंदगी के अंदर करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। सोच तो रहे हो कि रोज 5-5 6-6 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा, कर 1 घंटे ही पा रहे हो। तो चाह तो रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। तो तुम्हारी भी अवस्था स्टैटिक है भाई, या तुम रेस्ट पर हो, और रेस्ट पर रहने वाला वहीं पर ही रहता है। याद रखना, बात बड़ी गहरी है और कड़वी है कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। अब फिर दूसरा आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? जब आपने ये जो ऑब्जेक्ट है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई और ये ऑब्जेक्ट चलने लगा कुछ वेलोसिटी से। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो सर मतलब इसमें क्या फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही होगी? क्यों नहीं लग रही होगी? इसमें भी पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो अप्लाइड फोर्स थी वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर आ गई, इसलिए रेस्ट पर रहा। इसमें जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गई, इसलिए ये चल पड़ा। अगर तुम उस कबर्ड को धक्का दे रहे हो नहीं चल रही, लेकिन अगर तुम पूरी जान लगा दो तो तुम थोड़ी सी खिसका सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। तो तुमने फ्रिक्शनल फोर्स से अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी तो डब्बा चल जाएगा। तो अब स्लाइडिंग अगर हो, अगर स्लाइडिंग अगर हो, एक सरफेस दूसरे सरफेस पर मूव अगर कर रही हो, ऐसे फ्रिक्शन को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जब देयर इज अ रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोज द रिलेटिव मोशन, अब ये मोशन को अपोज करेगा। अब मैं आपसे एक बड़े सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूं, मुझे जरा बताओ, वॉकिंग ऑफ अ मैन स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है? दिमाग में जवाब सोच लो। वॉकिंग ऑफ अ मैन, आदमी चल रहा है, आदमी चल रहा है। अब मैं अपने पैर तो दिखा नहीं सकता, मैं इतना ही दिख पा रहा हूं क्योंकि तुमको, लेकिन भैया चल रहा हूँ, तुम भी चल, चल के देखो, जहां पर भी हो खड़े हो और चलो। अरे सर वो तो मैं चलते ही आ रहा हूं, नहीं, आज आज तो तुम एक्चुअल में पता चल पाएगा कि तुम चलते कैसे हो। तो जब तुम चल रहे हो, चलो चलो चलो, चल रहे हो, अपने पैरों को देखो। तो भैया सर जब मैं अपने पैरों को देख रहा हूं तो मैं तो मोशन में हूं, मैं तो मोशन में हूं, तो भैया मेरा जो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हारी लुटिया डूब चुकी है। वॉकिंग ऑफ अ मैन स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों? क्यों मेरे भाई? आदमी का जमीन पर चलना, आदमी ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, आए हाय हाय, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? आदमी इस, लो, और बताओ, सरफेस भी ले आते हैं। आदमी ऐसे ऐसे चल रहा है, ओए होए होए। तो जब मेरे पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में है तो क्या मेरे पैर स्लाइड कर रहे हैं क्या?
टचिंग टचिंग होके बढ़ रहा हूं ना आगे। मेरी पैर की स्लाइडिंग थोड़ी हो रही है, मेरी पैर की स्लाइडिंग नहीं हो रही। तो वॉकिंग ऑफ अ पेन, तो आदमी के पैर और जमीन के बीच में जब कांटेक्ट हो रहा है तो रेस्ट में है। आदमी क्या चाह रहा है, आदमी जमीन को पीछे भेजना चाह रहा है। ड्यू टू द न्यूटन का थर्ड लॉ, उसके ऊपर फोर्स उसके पैरों पर आगे लग रही है, इसलिए तुम आगे बढ़ते हो। अब जब तुम चलते हो तो तुम धक्का पीछे की तरफ लगा रहे हो जमीन पर, बदले में जमीन धक्का तुम्हारे ऊपर आगे की तरफ लगा रही है, इसलिए तो तुम आगे बढ़ पा रहे हो। लेकिन पैर तुम्हारे साथ जमीन में जो है वो कांटेक्ट में है, वो स्लाइड नहीं कर रहे, वो ऐसा थोड़ी ऐसा करके थोड़ी चल रहे हो, स्लाइडिंग नहीं हो रही। तो वॉकिंग ऑफ अ मैन, वॉकिंग चलना इज एन एग्जाम्पल ऑफ काय का भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है ये। तुम समझे मेरी बात को। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे ऐसे करके चलूं, मैं बन चुका हूं माइकल जैक्सन, ठीक है, समझ रहे हो, मून वॉक की बात हो रही है। मून वॉक समझते हो, ये क्या कर रहा है, ये मून वॉक कर रहा है, लाइक दिस स्लाइड हो रहा है। तो मून वॉक का एक एग्जांपल है, क्योंकि अब पैर जमीन के साथ स्लाइड कर रहे हैं। तो मून वॉक भाई वाह, मून वॉक हमारा काय का एग्जांपल है भाई साहब, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल है। अच्छा अब ये बता मेरे प्यारे, गाड़ी का जमीन पर चलना स्टैटिक या काइनेटिक? सर गाड़ी तो जमीन पर चल रही तो काइनेटिक। अबे दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, नहीं लगा पा रहे तो घुटने लगाओ, लेकिन लगाओ मेरे प्यारो। तुम्हारे पास दिमाग नहीं, घुटने अगर है तो वही लगाओ, लेकिन समझो यार बुरा मत मान जाना यार, है ना, मजाक कर रहा हूं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये गाड़ी के पहिए अगर घूम रहे हैं तो ये वाला पॉइंट ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, हाँ है। लेकिन क्या स्लाइड कर रहा है? नहीं। ये टच हुआ, फिर टच होके घूम के ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, फिर यहां पर इधर वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। मतलब जब पहिया जमीन पर है तो टचिंग टचिंग हो रही है, स्लाइडिंग स्लाइडिंग नहीं हो रही है। तो व्हील का घूमना, ठीक है, रोलिंग व्हील ऑन द ग्राउंड लिख देते हैं, व्हील ऑन द ग्राउंड काय का एग्जाम्पल है। व्हील का ग्राउंड पर होना मेरे प्यारे, ये भी तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर गाड़ी तेज स्पीड में चल रही थी, तुमने एकदम से ब्रेक मार दी, अब बताओ क्या एग्जाम्पल है। अब स्लाइडिंग होगी तो काइनेटिक। एकदम से स्पोर्ट्स कार है तुम्हारे पास, एकदम से तुमने रेस दे दी, गाड़ी ड्रिफ्ट कर गई, धुआं निकाल रहा हो पहिए में से, अब ड्रिफ्ट कर रही है मतलब स्लाइडिंग हो रही है। तो स्लाइडिंग हो रही है तो भैया ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का क्या एग्जाम्पल है, ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये तुमको इन दोनों में मतलब फर्क मालूम अच्छे से होना चाहिए, स्टैटिक और काइनेटिक का क्या मतलब होता है। अब एक बात और जरा समझो, बढ़िया वाली बात बता रहा हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी ये है, चलो मेरे शब्दों में समझ लो कि अगर जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, मुझसे कहा जा रहा है कि जब तक मैं इसको ऊपर 50 न्यूटन की फोर्स नहीं लगाऊंगा ये डब्बा नहीं चलेगा। मैंने ये बात देख ली कि 50 न्यूटन फोर्स लगाता हूं तो ही चलता है, वरना नहीं चलता, ठीक है, एम मास का ऑब्जेक्ट है। तो भाई अगर मैं इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन, मतलब क्या हो गया, अगर अप्लाइड फोर्स मैंने क्या मानी 10 न्यूटन, तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी। सर जी फ्रिक्शनल फोर्स तो 50 न्यूटन लग रही है, ऐसा, अच्छा 50 न्यूटन पीछे की तरफ लगा दी, भाई वाह वाह वाह, तुमने लगाई आगे की तरफ 10, पीछे की तरफ लग गई 50, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से 40 न्यूटन की फोर्स की वजह से पीछे चलने लगेगा खुद ब खुद। अगर ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारी रूह शरीर को छोड़ के ऊपर निकल जाएगी भाई। भूत है ये कि तुम धक्का आगे की तरफ लगा रहे हो, डब्बा पीछे की तरफ चलने लगा इसका मतलब ये धक्का कोई और लगा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तुमने आगे की तरफ 10 लगाई तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ 50, नहीं भाई, नहीं भाई, क्या होगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है जो लग सकती है। तुमने 10 लगाई तो पीछे की तरफ भी फ्रिक्शनल फोर्स 10 ही लगेगी, ठीक है। अब तुमने अप्लाइड फोर्स अगर 30 न्यूटन कर दी तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ 30 ही। तो ये अभी कौन सा केस है भैया, ये हमारा स्टैटिक, ये हमारा कौन सा फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। हाँ लेकिन अब जैसे ही अगर मैं अप्लाइड फोर्स कर देता हूं 50 न्यूटन, अब फ्रिक्शनल फोर्स भी 50 न्यूटन, क्या ऑब्जेक्ट चलेगा? नहीं, लेकिन जस्ट चलने वाला होगा।
50 अगर आगे की तरफ लगा दोगे तो 50 पीछे की तरफ भी लगेगी, तो क्या ऑब्जेक्ट चल चुका है? नहीं, अभी भी रुका हुआ है, लेकिन जस्ट चलने वाला है। तो अगर हल्का सा उसको जेंटल पुश दे दिया जाए, हल्का सा अगर उसको जेंटल पुश दे दिया जाए, तो अब मैं मानूंगा कि ऑब्जेक्ट चलने लगा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, नहीं सर होगा तो अभी भी रेस्ट पर। मैं कब कह रहा हूं नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 50 चाहिए थी, तुमने 50 से दे दी और हल्का सा बस जेंटल पुश दे दिया, ऑब्जेक्ट को मोशन में लिया है, तब तो ऑब्जेक्ट चलने लगेगा ना, तो स्लाइडिंग होने लगेगी ना, तो इसको काइनेटिक ही मानेंगे हम। और अब अगर मान लो अप्लाइड फोर्स क्या है, मान लो 60 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी? 60 न्यूटन नहीं, फ्रिक्शनल तो मैंने माना ना मैक्सिमम 50 लग सकती है, तो वो 50 ही लगेगी। तो अब ऑब्जेक्ट तुम्हारा 10 न्यूटन की स्पीड से आगे भागेगा, मतलब 10 न्यूटन की फोर्स से आगे भागेगा, क्योंकि आगे की तरफ 60 हो जाएगी, पीछे की तरफ 50, तो अब नेट फोर्स आगे की तरफ आ रही है, तो अब एक्सेलरेटेड मोशन करके भागेगा। तो ये भी तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। तो ये तुमको पहचान होनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उतनी फ्रिक्शन आ रही है, जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उतनी फ्रिक्शन आ रही है। ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं कर रहा कि फ्रिक्शन की औकात है अपनी 50 दिखाने की तो 50 दिखा दी। अरे जैसे कि भैया मान लो तुम्हारे घर में कोई छोटा मतलब बच्चा है या बच्ची है कोई, और वो तुम्हारे पास आए, भैया भैया दीदी दीदी मुझे आपके साथ पंजा लड़ना है ना, हैंड रेसलिंग की बात हो रही। अब बोलोगे ठीक है आ जाओ, तो अब ऑब्वियसली तुम उसको आराम से हरा सकते हो। तो लेकिन ऐसा थोड़ी करोगे, वो बेचारे अपने चुनने से मुन्ने से हाथ लेकर आ रही है, तुम्हें पकड़ के और ये दे पटकी दे रहे हो, ऐसा थोड़ी करोगे। तुम या तो हार जाओगे, या फिर जितनी वो फोर्स लगा रहा है अपने हाथों से बच्चा, हल्की हल्की उतनी तुम लगाओगे। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी है, जितनी लगाई जाएगी हम भी उतनी देंगे, अपने पत्ते सारे नहीं खोलने। वो कहावत है ना कि अपना इक्का तभी निकालना जब सामने वाला बादशाह हो। स्टैटिक फ्रिक्शन से सीखो, तुम उतनी ही लगाओ जितनी की जरूरत है, एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हो। तो ये फिलहाल स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने आपको बता दिया। अब ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो ये आप देखे अभी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को जो आप देखे, इसी को ही हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको हम एफ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए मुझे इतनी फोर्स तो देनी पड़ेगी वरना वो चलेगा ही नहीं, तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो एक्चुअल में लिमिटिंग फ्रिक्शन देखकर ही हम पता कर पाएंगे कि स्टैटिक है या काइनेटिक है, ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे। क्लियर है मेरे प्यारो? आई होप इतनी बात तुमको समझ में आ रही होगी। चले भाई, इतनी फोर्स तो देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब बात सही आ रही है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है सेशन तुम्हारा? मजा आ रहा है? भैया ये मजा मैं चाहता हूं कि तुमको आखिर तक मिलता रहे, एग्जामिनेशन जब तक तुम्हारे बढ़िया से ना हो जाए, और ये सफर तुम्हारा और मेरे साथ चलता रहेगा तभी तक जब तक तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। क्योंकि भैया यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से ये कायनात शायद नहीं चाहेगी कि हमारी और तुम्हारी दोबारा से मुलाकात हो, और हमारी मुलाकात होना जरूरी है ताकि तुम्हारा जो मकसद है आईआईटी जाने का, जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म करने का, वो पूरा हो पाए। और इस चैनल के ऊपर ऐसे ढेर सारी बहुत सारी चीजें फ्री में मैं तुम्हारे लिए लेकर आने वाला हूं। बस बदले में मैं तुमसे अगर कोई कीमत मांगता हूं तो वो तुम्हारे सपनों को पाने के लिए जो तुम्हारे अंदर जुनून है, जो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है, जो तुम्हारे एफर्ट है, वो मैं चाहता हूं। और वो सब तभी हो पाएगा पॉसिबल जब तुम इस चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भैया तुम तक वीडियो पहुंच ही नहीं पाएगी, और फिर फायदा कैसे होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। अब जरा ये देख लो भाई, व्हेन देयर, भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की बात है, जब कोई भी मोशन नहीं हो रहा हो लेकिन होने की कोशिश कर रहा हो, मतलब वही बात है सीधी सी, जैसे मैंने आपको बताई है कि जैसे कि अगर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पर है, लेकिन फोर्स आगे की तरफ लगाई जा रही है, तो भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगी? पीछे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ। अब जैसे ये है, अभी ऑब्जेक्ट को तुमने इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया, तो ये खुद ब खुद स्लाइड करके नीचे आने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगी? उसको रोकने की कोशिश करेगी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ। अब जैसे दीवार पर, भाई मान लो मैंने दीवार पर इस रिमोट को ऐसे करके छोड़ रखा है, तो ये तो गिरेगा ना छोड़ूंगा तो, लेकिन ये अभी नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? गिरना नीचे चाहेगा, लेकिन क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रही है।
क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रही है। इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर ये मोशन नीचे की तरफ करना चाह रहा है, ये मोशन नीचे की तरफ करना चाह रहा है, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है। तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन भी दिखानी आनी चाहिए। जैसे कि अभी ये पीछे वाला मैंने केस बताया, इसमें बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रही होगी, तो ये पार्टिकल पीछे की तरफ जाना चाह रहा है ना, बोल भाई, अरे तुम्हारा व्हील का पार्टिकल पीछे की तरफ जाना चाह रहा है ना, तो ये पीछे की तरफ जाना चाह रहा है, तो ये जमीन रोकेगी उसको, उसके मोशन को अपोज करेगी, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगाएगी, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ, तभी तो पहिया ऐसे घूमता है लेकिन बढ़ता आगे की तरफ है। ऐसे तुम्हारे पैरों के हिसाब है, तुम फोर्स पीछे की तरफ लगाना चाह रहे हो, मोशन पीछे की तरफ करना चाह रहे हो अपने पैरों का, तो जमीन बदले में फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगा दे देगी। समझ पा रहे हैं आप? तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन आपको निकालनी आनी चाहिए। अब यहां पर भी देख लो, सेम कहानी है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट मान लो आगे की तरफ अब कुछ v वेलोसिटी से चल रहा है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है। इसमें अगर स्लाइड होकर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर है, इसमें ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे है। बहुत ही सीधी सी बात है भाई, ठीक। अब जैसे कि सिंपल से सवाल है, इसके ऊपर अभी मतलब एफबीडी आपसे पूछी जा रही है, आगे मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, एडवांस लेवल तक की बात होंगी, परेशान ना होना। फिलहाल क्या बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर एक एम मास का डब्बा है, ये दीवार है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इधर से आपने लगाई है फोर्स। बताओ सारी की सारी कहानी। तो भाई जब आप एफ फोर्सेस एम मास का ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो बदले में दीवार नॉर्मल इस पर इधर लगाएगी, तो एम मास का जो ऑब्जेक्ट है उस पर इधर तो लग रही है एफ, लेकिन बदले में दीवार ने इधर लगाया नॉर्मल। सही बात है मास्टर जी, वेट एम जी नीचे की तरफ, लेकिन ये स्लाइड होके नीचे नहीं आ रहा, मतलब ये मोशन नीचे करना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ऊपर, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है भाई, चलें आगे। अब जैसे कि मैंने आपसे बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, और इसलिए हम इसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को, क्योंकि जिसमें जितनी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतने ही बदले में ये फोर्स लगाएगा। क्लियर? ठीक है। अब एक जरा बात और समझो, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मास्टर जी हमने ये बात देखी, जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रखा हुआ है, सही है, इसका मास m है, तो नीचे की तरफ वेट हो गया mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा n। और ये बात है, रटो मत कि नॉर्मल हमेशा mg के बराबर होता है ना भाई, मैं वो वाला मास्टर नहीं हूं, मैं वो वाला मास्टर नहीं हूं कि नॉर्मल हमेशा mg के बराबर होगा, नहीं भाई। तो बात ये हो रही है, हो सकता है लेकिन जरूर नहीं है हमेशा हो, अभी आगे हम देखेंगे। तो देखा ये गया ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस के फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, मतलब ग्राउंड या सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लगाएगी, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, वो जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। और कहीं ना कहीं बात समझ में आती भी है कि जितना नॉर्मल लगेगा मतलब उनके बीच में इंटरलॉकिंग उतनी स्ट्रांग होगी और उतना ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। सही बात है। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो भाई कांस्टेंट आएगा, तो यहां पर कांस्टेंट आता है म्यू। अब यहां पर म्यू को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब म्यू क्या है एक्चुअल में, यही बताता है सरफेस के नेचर के बारे में। भाई अगर मैं किसी शीशे के ऊपर, शीशा मतलब ग्लास के ऊपर जो कि बहुत स्मूथ है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट को चलाना चाहूं तो काफी कम फोर्स लगानी पड़ेगी, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी। लेकिन अगर जमीन पर कंक्रीट के रोड पर चलाना चाहूं तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगी। तो बात सिंपल सी ये है कि नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा या कम है, तो वो नेचर वाला काम म्यू कर रहा है। समझे मेरे भाई, नेचर वाला काम आपका ये म्यू कर रहा है। ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों बातों के अलावा किसी तीसरी बात पर डिपेंड करते नहीं है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एक तो तुम्हारा नॉर्मल पे डिपेंड कर रही है और एक नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रही है। अब एक सवाल आ जाता है, बढ़िया सवाल आ जाता है, वो ये है कि भाई मान लो मेरे पास एक ये क्यूबॉइड है, ठीक है मास्टर जी क्यूबॉइड है। अब इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, मान लो लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। समझे ये? अब एक बार तो तुमने इसको ऐसे रखा है, एक बार तुमने इसको ऐसे खड़ा कर दिया, क्यूबॉइड को खड़ा कर दिया भाई, है ना। अब ऐसे खड़ा करा तो ये 8 है, ये 5 है और ये 15 हो गया। ये फिर एक बार भी ये ऐसे करके तुम्हारा समझ लो कि लेटा हुआ है, मतलब एक बार ये थोड़ा सा ऐसे है, जिसमें जिसमें ये 15
ब्रेथ कर ली 8, लेंथ कर ली और हाइट हमने 5 कर ली। अब ये तो सेम ही हो जाएगा, सॉरी बता नहीं पाया सही से, रुको रुको रुको। 15 8 नीचे आ गया, 8 5 नीचे आ गया, तो 5 15 बचा। हाँ ठीक है, तो ये लेंथ 15 है, 5 ये और हाइट मैंने ऐसे कर दी। मतलब बहुत सीधी सी बात है भाई। यहां पर अगर मेरे पास ये देखो, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, तो एक बारी ऐसे खड़ा है, एक बारी ऐसे लेटा है और एक बारी ऐसे है। ये 3 केस है। ओ भाई साहब, अभी अभी धमाका हो जाता, पावर बैंक गिर जाता। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने पेन कहां रख दिया? अरे भाई मैंने पेन भाई पेन गायब हो गया। ओ भाई साहब, पेन गायब हो गया बच्चों। अच्छा नीचे फेंक दिया मैंने, ओ सॉरी। मुझे मुझे दिखा नहीं है कब गया। फिलहाल तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि भाई इसको सीधा मतलब खड़ा करो, लिटाओ या ऐसे करके लिटाओ, तीनों केस में आपसे कहा जा रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स किसमें ज्यादा लगेगी, ये किसमें कम लगेगी। तो सीधी सी बात यह है, याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स डजंट डिपेंड्स अपॉन एरिया। फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पर डिपेंड ही नहीं करती। फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पर डिपेंड ही नहीं करती भाई साहब, समझ रहे हो? अब ये क्यों सर? सर ये इस केस में अगर देखें तो सर एरिया ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है ग्राउंड के साथ, तो अगर एरिया ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है तो ज्यादा सरफेस पर फ्रिक्शन लगेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। और उसके पीछे का एक्चुअल रीजन पता है क्या? थोड़ा सा गहरी बात है। आप अगर देखें ना, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो भाई तीनों ही ऑब्जेक्ट का मास तो बराबर है, मतलब तीनों ही ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स mg तो बराबर है अपॉन एरिया। अब देखो भाई, अगर मैं देखूं ये वाले केस में, तो ये वाले केस में एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, तो एरिया कम है तो ऑब्वियसली कम सरफेस पर फ्रिक्शन लगा है, लेकिन प्रेशर ज्यादा है तो देखो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गई। तो एरिया कम होने की वजह से फ्रिक्शन कम होना चाहिए था, लेकिन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा हो गया। तो ये दोनों बातें एक दूसरे को एक्चुअल में नलीफाई कर देते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये किसी किताब में ये बात नहीं लिखी हुई मिलेगी तुम्हें, ये तुमको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा कि क्यों एरिया पर डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन। उसके पीछे का रीजन है कि एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो एरिया कम हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हुआ, लेकिन प्रेशर ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया। कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब ऐसे यहां पर एरिया ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा ज्यादा एरिया में लग रहा है, लेकिन एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम हो गया तो इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी वीक वीक है, तो फ्रिक्शन कम हो गया। तो ये दोनों बातें एक दूसरे की ऑपोजिट है, तो बैलेंस आउट कर देती हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि भाई सारे केस में फ्रिक्शनल फोर्स सेम लगेगी, एरिया पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ नॉर्मल और म्यू पे डिपेंड करती है। चलिए मेरे प्यारो, चलो अब आइए मैं आपको एक सवाल कराता हूं, थोड़ा अच्छा वाला सवाल करते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि भाई मैक्सिमम मुझे एफ की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ना चले। चलिए अब ये करेंगे जरा तरीके से, है ना। अब भाई यहां से सवाल शुरू हो चुके हैं, अब एक से एक बढ़िया सवाल आता रहेगा, धीरे धीरे देखते जाओ। ट्रॉली बैग को पुश करना आसान है, पुल करना आसान है, सब सब कराऊंगा, टेंशन ना लो, सब होगा। पहले ये देखो भाई, ये ऑब्जेक्ट है, हाँ सर ये ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर फोर्स लगाई एफ, एंगल दिख रहा है साथ साथ 60 डिग्री। तो अगर मैं कर लेता हूं इसके कंपोनेंट, तो इधर आ रहा है एफ कॉस 60 मतलब f/2, और इधर आ रहा है एफ साइन 60 मतलब √3f/2। ठीक, तो f/2 वाला फोर्स इस डब्बे को आगे लेकर जाएगा, √3f/2 वाला फोर्स इस डब्बे को नीचे दबाएगा। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है भाई? √3 है, तो नीचे की तरफ √3 इंटू जी मतलब tan√3, ये इसका वेट और लग रहा है नीचे की तरफ। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं देखूं तो टोटल ग्राउंड पर कितनी फोर्स लगी? tan√3 प्लस √3f/2, तो उतना ही बदले में नॉर्मल ऊपर लगा होगा ना मेरे प्यारे। हाँ जी, तो नॉर्मल कितना आ रहा है भाई? वाई एक्सिस में अगर हम देखें मास्टर जी, तो नॉर्मल आएगा √3f/2 प्लस tan√3। इतनी बात समझ में आ रही है?
आनी चाहिए। अब आगे भगाने के लिए जो फोर्स है वो F/2 है, और पीछे रोकने के लिए जो फोर्स होगी, हेलो, अरे फ्रिक्शनल फोर्स होगी। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा इतने ढेर सारे एरो देखकर? आगे लेके जाने वाली फोर्स F/2 है ना, एक्स एक्सिस में। मैंने अपना मेरा होट कट गया भाई। तो पीछे की तरफ रोकने वाली जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स। और मैं कह रहा हूं कि इतनी फोर्स दूंगा ये जस्ट चलने लगे, मतलब जस्ट चलने लगेगा मतलब ये है कि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाए, तभी तो हम बोलेंगे कि जस्ट चलने लगे। जितनी लगाई गई, जितनी रोकी जा रही है, अगर ये बराबर हो जाए तो बस ये जस्ट चलने वाला है, या फिर अभी बस जस्ट मूव नहीं करा, इसके बाद कर जाएगा जो मुझसे कहा जा रहा है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू नॉर्मल। अब आ जाओ जरा, तो ये F/2 है, म्यू की जगह पर 1/2√3 पुट करेंगे, और नॉर्मल की वैल्यू आ रही है √3 F/2 प्लस 10 √3। अब यहां पर एक सवाल खत्म हो चुका है, अब आगे जो भी है मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, वो आप सॉल्व करिए। कर पाएंगे? √3 अंदर ले जाओ, 2 से 2 काटे दो, तो F आ रहा है F/2 प्लस 10। सही में? वाओ। तो ये F माइनस F/2 आ रहा है 10, मतलब F की वैल्यू आ रही है 20 न्यूटन, जो कि ऑप्शन ए से कर जाएगा मैच। चले मेरे प्यारो, आगे बढ़े भैया, बढ़िए। और अब देखो, ये डब्बा है, दिख रहा है मास्टर? वो तो डब्बा है, नहीं दिख रहा, अब दिखाएगा। कैसे नहीं दिख रहा तुमको? दिखना पड़ेगा। ये डब्बा है, कहा जा रहा है कि भाई हॉरिजॉन्टली 10 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही है ना, हॉरिजॉन्टली 10 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही है उसको दीवार से रोकने के लिए। अच्छा, म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, इसका म्यू दे रखा है 0.2। तो बताओ वेट क्या होगा भाई? अगर मैं मानता हूं कि इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है W, जो कि mg के बराबर होता है, लेकिन वेट पूछा है तो W निकालेंगे। तो वही कहानी है मैंने जो आपको बताई थी भाई। अगर मैं इसका FBD बनाऊं, तो अगर मैं 10 ऐसे लगा रहा हूं तो 10 ही नॉर्मल इधर लगेगा, दीवार दीवार लगाएगी। मतलब सीधी सी बात यह है कि नॉर्मल आ रहा है 10 न्यूटन, और जब ये वेट की वजह से नीचे आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स तो ऊपर लगेगी ना भाई। और मैं कह रहा हूं कि अभी ये रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ, वेट mg नीचे की तरफ। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल्स टू वेट। तो म्यू कितना है? 0.2 है, और नॉर्मल 10 है, तो मेरे प्यारो वेट 2 न्यूटन आ रहा है भैया। ऑप्शन डी से मैच हो रहा है भैया। ठीक है बाबू भैया, चलिए आगे भैया। अब देखो एक और सवाल, अब पुली वाले सवाल भी हम लेकर आएंगे, कल हमने नहीं करे थे है ना, लास्ट प्रीवियस सेशन के अंदर पुली के करे थे, लेकिन पुली में फ्रिक्शन को ज्यादा कंसिडर नहीं करवाया था। अब एक तगड़ा सवाल था ऐसा, उसके अंदर सूडो फोर्स भी आएगी भाई, मजा ही आ जाएगा ऐसा सवाल देखकर, तुम देखना जरा। ये देखो फिलहाल एक 20 kg का बॉक्स है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, कहा यह जा रहा है कि मिनिमम मास कितना तुम लटकाओ कि जस्ट ये चलना शुरू कर दे, मतलब ये एम कितना होना चाहिए कि जस्ट चलना शुरू कर दे। तो भाई मैंने माना कि यहां पर नीचे की तरफ वेट लग रहा है mg, अब इसको नीचे खींच रहे हो तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो भाई ये पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला वी नो डेट म्यू इंटू नॉर्मल होता है। तो म्यू 0.2 है, नॉर्मल इसका वेट तो 20 किलो का वेट हो जाएगा 200 न्यूटन, मतलब ये आ गया 40 न्यूटन की तो लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स। अब 40 न्यूटन लग रही है पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये रुकावटी फोर्स है,
और mg नीचे की तरफ लग रही है वेट जो खींच रहा है। अगर ये जस्ट अभी बस चलने वाला है तो फिर वही बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स mg के इक्वल कर दीजिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स 40 को मास m है, g 10 है, ये उड़ा दो तो मास आ रहा है 4 kg। मतलब भाई ऑब्जेक्ट जो है वो 4 किलो का अगर आप लटका दोगे तो वो जस्ट भैया चलने वाला होगा। तरीके से देख लीजिए, बढ़िया सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। हम फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे फटाफट झटपट। अब देखो ये है अच्छा सवाल। इसमें कहा गया कि एक इंक्लाइन प्लेन है मेरे भाई, बना दी, लो बना दी। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये तुम्हारे ग्राउंड से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, बना दिया। अब एक ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास m है इसको इस इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा गया, ठीक है भाई। अब इससे पहले जरा मैं तुमको इंक्लाइन प्लेन की कुंडली बता देता हूं ताकि तुमको मजा आ जाए। तो भाई इंक्लाइन प्लेन की कहानी कुछ इस प्रकार होती है मेरे छात्रों और छात्राओं कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, समझ रहे हो, तो यहां पर इसका डाउनवर्ड तो वेट लगेगा mg। वी ऑल नो डेट, ये तो पढ़ाया है मैंने तुमको प्रीवियस सेशन के अंदर, नहीं भी अगर याद है तो मैं दोबारा बताता रहा हूं, परेशान क्यों हो रहा है। अब ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो इधर आएगा mg cos थीटा और इधर आएगा mg sin थीटा। अच्छा, अब जमीन के परपेंडिकुलर जो फोर्स होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। अब ये वाई एक्सिस में तो मूव नहीं कर रहा, मतलब मैं क्या ये कह सकता हूं कि मेरा नॉर्मल जो है वो mg cos थीटा है, हाँ बोल सकते हैं। अच्छा, अगर ये स्लाइड करके नीचे आ रहा है और अगर ये सरफेस रफ है तो भाई ऑब्वियसली मैं ये भी तो बोलूंगा कि मास्टर जी इस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। हाँ यार बात तो सही है। तो कितनी नेट फोर्स से नीचे आ रहा है, तो नेट फोर्स जिससे ये नीचे आ रहा है वो हो गई नीचे लाने वाली फोर्स mg sin थीटा और रोकने वाली फोर्स इज फ्रिक्शन। अच्छा भाई साहब फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल, तो देखो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर लिखूंगा मैं म्यू और नॉर्मल की जगह पर मैं लिखूंगा mg cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रही है भाई। तो अब ये कितनी नेट फोर्स से नीचे आ रहा है, अगर इसको अच्छे से लिखना ही है तो ऐसा करो mg को ले लो कॉमन, तो साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा, ये वो नेट फोर्स है जिस नेट फोर्स से ये हमारा डब्बा नीचे आ रहा है। और बढ़िया बात बताऊं, ये कितने नेट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो वी ऑल नो डेट का एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन डब्बे का मास, तो मास गायब कर दो, तो ये कितने नेट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो वो हो जाएगा जी ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा। ले भाई, क्या ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करके नीचे आ रहा है और फ्रिक्शनल वाली सर्फेस है तो कितने एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं और इस पर सवाल आते हैं। इसको जरा अच्छे तरीके से देखिएगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चले मेरे प्यारो, चलो अब आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पर स्लाइड करके नीचे आ रहा है तो कितने एक्सेलरेशन से आ रहा होगा। तो पहले वाले केस का एक्सेलरेशन मुझे पता चल गया कि जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा, जो मैंने पीछे पढ़ाया। कहा जा रहा है कि अब जब ये नीचे आ रहा है ना रफ सरफेस पर, तो कहा जा रहा है द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक, जब वो रफ सरफेस पर नीचे आ रहा है, इज 15% मोर एज कंपेयर टू द जब वो स्मूथ सरफेस पे नीचे आ रहा था। आए हाय हाय हाय, अगर रफ सरफेस पर नीचे आ रहा है तो टाइम मतलब 50% ज्यादा लग रहा है। मतलब अगर रफ सरफेस वाला टाइम मैं मानू T1 और स्मूथ सरफेस वाला टाइम मैं मानू T2, तो 50% टाइम ज्यादा लग रहा है। मतलब T1 जो है T2 का 50% और ज्यादा है। मतलब ये T2 50% का मतलब परसेंटेज के साइन हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो यहां से अगर आप देखो तो T1 जो आ रहा है ये 1.5 T2 आ रहा है। अच्छा, अब ये हो गया। अभी रुको, एक्सेलरेशन, तो पहले वाले केस का एक्सेलरेशन ये है, दूसरे वाले केस का एक्सेलरेशन होगा सिर्फ और सिर्फ जी साइन थीटा, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन तो नहीं है, म्यू 0 कर दिया तो जी साइन थीटा आ गया, तो हमें पहले से मालूम है। अब टाइम मुझे मालूम है, दोनों जब चल के नीचे आए हैं तो भैया डिस्टेंस भी सेम ही कवर किया है। हाँ,
तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो मुझे बात समझ में आ रही है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो S1 S2 के इक्वल। ठीक है भाई, तो S इज इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें मेरी ut वाली टर्म जीरो होगी क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर है, क्योंकि ऊपर से छोड़ा गया है। तो S1 की जगह पर मैं लिखूंगा हाफ A1 T1 स्क्वायर, और इधर आएगा हाफ A2 T2 स्क्वायर। हाफ से हाफ आपने उड़ा दिया। अब A1 की जगह पर अगर मुझे रखना है तो मैं लिखूंगा G, थीटा की जगह पर 45, चलो अभी बाद में कर लेंगे, साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा। T1 के स्क्वायर की जगह पर 1.5 का मतलब होता है 3/2, समझ रहे हो? तो 3/2 T2 का स्क्वायर में करूंगा तो हो जाएगा 9/4 T2 स्क्वायर। और A2 की जगह पर अगर मैंने रखा G साइन थीटा, इधर आएगा T2 स्क्वायर। ले भाई, T2 स्क्वायर से T2 स्क्वायर कटा, G से G कटा। अब यहां पर साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 अगर मैं रखता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू बाय √2, 1/√2 माइनस म्यू बाय √2 को 1 माइनस म्यू बाय √2 इंटू 9/4 है। ठीक है भाई, और इधर साइन 45 क्या होता है, ये भी 1/√2 है। अच्छा, √2 से √2 मैंने उड़ा दिया, तो यहां से अगर आप देखो तो 1 माइनस म्यू की वैल्यू 4/9 आ रही है। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 4/9, दैट इज 5/9। अच्छा भाई साहब, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अरे कब आया था सवाल, अरे 2026 में आया था। अच्छा, पुराना सवाल है। अच्छा, अप्रैल अटेम्प्ट में अभी अभी जो गुजरा है, बहुत पुराना सवाल है भाई। देख ले भाई, इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, जरा तरीके से समझो। समझ में नहीं आया तो एफर्ट मारो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से तुमको मैंने पढ़ाया है। इससे ज्यादा और इजी तरीके से भैया इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो मैं बता रहा हूं। चले मेरे प्यारो, एक और तगड़ा सवाल लो अब तुम। ये तो काफी है ना, मतलब ये किसी जमाने में एडवांस लेवल का सवाल हुआ करता होगा, अब ये फिलहाल मेंस में इस बार आ गया है। शानदार सवाल। ये क्यूब है, दिख ही रहा होगा आपको। ये पी वाला ऑब्जेक्ट 2 किलो का, और ये क्यू वाला ऑब्जेक्ट 1.5 किलो का। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि ऊपर वाली सरफेस स्मूथ है और ये साइड वाली जो वॉल है ना, ये रफ है, और क्यू वाला ऑब्जेक्ट इस दीवार से चिपका हुआ है। ये सब लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस क्यूब को आगे की तरफ लेकर भागेंगे GY2 एक्सेलरेशन से, तो ऑब्वियसली पी वाला जो ऑब्जेक्ट है, देखो पी वाला, अगर ये रुका हुआ होता तो सीधी सी, और मान लो अगर ये स्मूथ होता तो सीधी सी बात है, ये 1.5 kg वाला नीचे आता, 2 kg वाला इधर जाता। लेकिन पहली बात, यहां पर रफ सरफेस भी आ गई, और दूसरी बात ये कि भाई जब मैं इसको डब्बे को एकदम से आगे की तरफ एक्सेलरेशन दूंगा तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगी, मतलब इसको पर भी सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगी पी वाले पर, और क्यू वाले पर भी सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा करने की वजह से हुआ ये कि ये दोनों अभी रेस्ट में है, मतलब ये अभी नीचे नहीं गिर रहा। तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि इस दीवार और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू क्या होगा। है तगड़ा सवाल। आइए मैं इसको अपने तरीके से कराता हूं। देख भाई, ये टेबल मान लो, ऊपर ऊपर ये तुम्हारा 2 किलो का ऑब्जेक्ट, ये पुली आई, और ये तुम्हारा 3/2 kg का ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैंने इस सिस्टम को G/2 का मतलब क्या है ना, G/2 एक्सेलरेशन से अगर आगे लेकर गए, मतलब 5 एक्सेलरेशन से आगे लेकर गए, तो एकदम से सूडो फोर्स दोनों पर पीछे लगी। सूडो फोर्स मैंने पढ़ा है प्रीवियस क्लास के अंदर ही, और उससे पहले में भी पढ़ा है कि जिधर एक्सेलरेशन हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगती है, तो सूडो फोर्स पीछे लगेगी।
और कितनी लगेगी सूडो फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका 2, एक्सेलरेशन हम लेते हैं फ्रेम का मतलब g/2, तो 2 इंटू g/2, इतनी फोर्स मतलब 10 न्यूटन की फोर्स पीछे की तरफ लग रही है। अच्छा अच्छा, तो इसकी वजह से भी फोर्स पीछे की तरफ लग रही होगी दीवार पर, कितनी होगी भैया 3/2 इंटू g/2। हाँ बात तो सही है, मतलब 3g/4, ये फिर बोले तो 30/4, 30/4 का मतलब 15/2, मतलब 15/2 न्यूटन की फोर्स पीछे की तरफ लग रही है। अब जरा आप ये देखिए, इसका वेट नीचे की तरफ कितना है, 3g/2 है। अब आपने दीवार पर इतनी फोर्स लगाई तो बदले में दीवार भी आप पर इतनी फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, तो 3/2 है ना, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, तो बी वाले ब्लॉक की कुंडली खोल रहा हूं मैं अगर, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्मल आ रहा है 15/2। अब नॉर्मल अगर आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स, अब ये स्लाइड करके नीचे आना चाहेगा, तो भैया इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगी, इस पर मेरे प्यारे बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। हाँ जी, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू 15/2, एम आई राइट, सही है। अच्छा अच्छा, अब जरा सोचो, अगर इस ब्लॉक को 10 न्यूटन से पीछे खींचे जा रहा है, मतलब इसको यहां से 10 न्यूटन से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, अगर इस रस्सी को 10 से मैं इधर खींच रहा हूं, मतलब रस्सी इधर 10 से ऊपर खींच रही है, बात तो सही है, लेकिन ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आना चाह रहा था, तो फ्रिक्शनल मैंने ऊपर दिखाई है, फ्रिक्शनल फोर्स मैंने ऊपर दिखाई। तो अगर मैं कह रहा हूं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो अब 3/2 kg वाले ब्लॉक की कुंडली अगर हम देखें, तो मेरे भाई मुझे इतना समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर है, 10 न्यूटन की फोर्स ऊपर है, और 3g/2 नीचे है, ये इक्वल होना चाहिए। कर देते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3g/2, फ्रिक्शनल फोर्स इज 15 μ/2 प्लस 10, और 3g/2 का मतलब 30/2, सही है। अच्छा, तो ये 15 आ गया, तो 15 μ/2 आ रहा है, 15 माइनस 10 मतलब 5, 5 3 जा 15, तो म्यू की वैल्यू आ रही है 2/3, 2/3 का मतलब 0.67, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है और ये बिल्कुल सही भी है। अब तक के सारे सवालों में सबसे तगड़ा सवाल ये था, क्योंकि इसके अंदर पुली भी है, इसके अंदर फ्रिक्शन भी है, इसके अंदर सूडो फोर्स भी है, तीन बातें लग रही हैं, मतलब ये लॉज ऑफ मोशन का शानदार बेहतरीन सवाल है। पुली है, फ्रिक्शन है, सूडो फोर्स, लॉज ऑफ मोशन में ये तो पढ़ रहा तुम, देख लीजिए जरा इसको तरीके से। चलें आगे, चल भाई इतना काफी है। अब जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को पुश करके आगे लेके जाना आसान है, या पुल करके खींच के लेके जाना आसान है। जैसे कि तुम्हारा ट्रॉली वाला बैग होता है, तो उसको तुम ऐसे करके लेके जाते हो, ऐसे करके लेके जाते हो, उसको ऐसे करके लेके नहीं जाते हो। वाई 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 दादा वाई, तो आइए जरा मैं उसको भी समझाता हूं कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो भाई इमेजिन करो कि ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं भैया, एक ये ऑब्जेक्ट है और दोनों सेम ऑब्जेक्ट ले रहा हूं भाई, दोनों सेम ऑब्जेक्ट, इसका भी मास है, इसका भी मास है, और सुन लो, इस पर मैंने फोर्स लगाई है एफ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, और इस पर मैंने फोर्स लगाई है एफ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, फोर्स भी सेम है, एंगल भी सेम है, बस डायरेक्शन अलग है, इसमें ऐसे नीचे की तरफ पुश करा जा रहा है, इसमें ऊपर की तरफ ऐसे पुल करा जा रहा है, और दोनों के लिए म्यू भी सेम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम है। आओ जरा इसकी कुंडली खोले, तो सबसे पहली बात सर एफ के कंपोनेंट करेंगे तो आगे की तरफ आएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर की से नीचे की तरफ आएगा एफ साइन थीटा, एम जी तो नीचे की तरफ है ही,
तो इस केस में नॉर्मल जो है ना, ऊपर से भी एफ साइन थीटा नीचे लग रहा है और एमजी तो लगी रहा था, तो ग्राउंड पर वेट फील होगा एमजी प्लस एफ साइन थीटा का। इधर अगर आप देखें तो आगे की तरफ है एफ कॉस थीटा और ऊपर की तरफ है एफ साइन थीटा, नीचे एमजी तो है ही। तो अब ग्राउंड पर वेट कितना फील हो रहा होगा इस केस के अंदर? सर एमजी नीचे की तरफ, लेकिन एफ साइन थीटा से तुम उसको थोड़ा सा ऊपर उठा भी तो रहे हो, तो ग्राउंड पर एमजी माइनस एफ साइन थीटा फील हो रहा होगा। अच्छा, अब आगे की तरफ लेकर जा रहे हो तो पीछे की तरफ है फ्रिक्शनल फोर्स, आगे की तरफ लेकर जा रहे हो तो पीछे की तरफ है फ्रिक्शनल फोर्स। वैसे तो सवाल का जवाब यहीं पर ही मिल चुका है। यहां देखो कि नॉर्मल ज्यादा आ रहा है और यहां देखो कि नॉर्मल कम आ रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू नॉर्मल होता है, तो म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा लगेगा इस वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स, और इस वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स हमारी जो लगेगी म्यू एम जी माइनस का एफ साइन थीटा लगेगी। तो ऑब्वियसली इस केस के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा आ रही है और इस केस के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स कम आ रही है, तो ये ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये कम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो फोर्स सेम ही है ना, एफ कॉस थीटा। तो अगर आपसे कोई बोलेगा यार इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो मैं आंखें बंद करके भैया ये बात साफ साफ कह सकता हूं कि a1 a2 से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी गलत कह दिया मैंने, आंखें बंद करके तो गलत ही कहेगा इंसान, आंखें खोल के कहना चाहिए, बात गलत है देखो। भाई यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है ना, तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, तो यहां पर रुकावट ज्यादा है ना, तो यहां का एक्सेलरेशन कम होगा, और यहां रुकावट कम है तो यहां का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो a1 कम होगा a2 ज्यादा होगा, a1 कम होगा मेरे प्यारो और a2 ज्यादा होगा। क्लियर? अरे भाई इसका एक्सेशन अगर निकालना तो एक्सेशन क्या होगा? अप्लाइड फोर्स मतलब एफ कॉस थीटा माइनस रुकावटी फोर्स म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, माइनस करोगे डिवाइडेड बाय इसका मास। और ऐसे अगर तुम इधर देखो तो इधर अप्लाइड फोर्स एफ कॉस थीटा और रुकावटी फोर्स म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय इसका मास। अब ये देख लिया आपने, आई होप समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब अगला सवाल जो है ना, ये मैं आपको दे रहा हूं खुद से करने के लिए। आपसे कहा जा रहा है कि ये वाले केस में हमारा एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो ए है, ये वाले केस में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो ए बी है, तो ए बी माइनस ए का डिफरेंस बताओ, मतलब इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन का डिफरेंस बताओ। कर पाओगे? अगर आपने ये तरीके से समझा है जो मैंने आपको बताया, सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, A2 माइनस A1 निकालना है, मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे, तो करिएगा। फिलहाल ये मैंने आपको जनरल फॉर्म में कराया है, इसमें तो आप वैल्यूज पुट करोगे ना तो बड़ा इजीली हो जाएगा, मतलब बिना फॉर्मूले के करोगे तो और थोड़ा आसान नहीं लगेगा। लाओ मैं बता ही देता हूँ। भाई यहाँ पर 20 न्यूटन ऐसे लग रही है, तो 20 cos 30 आगे की तरफ, मतलब tan√3 आगे की तरफ और tan न्यूटन नीचे की तरफ। क्लियर? ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलो, तो 50 न्यूटन उसका वेट भी नीचे की तरफ। तो टोटल इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो नॉर्मल आ रहा है 60 न्यूटन। इसमें क्या होगा, इसमें वही बात है, tan√3 तो आगे की तरफ, लेकिन ऊपर 10 न्यूटन आएगा फोर्स ऊपर की तरफ, मास इसका 5 है तो 50 न्यूटन नीचे की तरफ। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो नॉर्मल आ रहा है 50 नीचे 10 ऊपर, मतलब 40 न्यूटन। तो दोनों के नॉर्मल का डिफरेंस देख लिया, इसमें नॉर्मल 60 है, इसमें नॉर्मल 40 है, दोनों की फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, आ गई। 10√3 में से इसकी फ्रिक्शनल फोर्स माइनस करो, इसका एक्सेशन आएगा। 10√3 में से इसकी फ्रिक्शनल फोर्स माइनस करो म्यू इंटू एन करके, इसका एक्सेशन आएगा। कर लेना भाई। ये अब मैंने आपको पूरा सवाल करा दिया, सिर्फ कैलकुलेशन छोड़ दिया, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा। 1 घंटा हो गया मुझे पढ़ाते हुए, चेक भी तो करूंगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो सेशन अभी तक पूरा देख रहे हैं और समझ रहे हैं बातों को, वरना फिर क्या फायदा है ऐसे ऐसे भैया तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करने का, अगर तुम भैया यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो। ठीक है, तो फटाफट करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए होगा। चले, वैसे सॉल्यूशन मैंने पूरा दे भी रखा है, आप समझ भी सकते हैं उससे।
अब देखो क्या कहा जा रहा है, बहुत सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट 5 kg का, एंगल कितना 30 डिग्री है फिलहाल। तो मुझे पूरी कुंडली मालूम है, पढ़ा चुका हूं ना मैं आपको। तो नीचे की तरफ आने वाली फोर्सेस mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ रोकने वाली फ्रिक्शनल फोर्सेस म्यू mg cos थीटा। ये भैया पढ़ा दिया मैंने, अब बार बार एक ही बात क्यों बताऊंगा यार। कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन √3/2 है, ये अभी भी फिलहाल नीचे ही रहा है। तो बताओ कितनी फोर्स ब्लॉक पर लगानी पड़ेगी कि ब्लॉक जो है वो नीचे आए विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब अगर ये नीचे एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है, डेट मींस mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा से ज्यादा है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इतनी मैं लगा नहीं पा रहा जितनी मुझे चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे आ रहा है। तो मैं अगर ये चाह रहा हूं कि स्लाइड करके नीचे जो आए कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो अभी नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स से ज्यादा है, तो मुझे जो फोर्स लगानी चाहिए कायदे में वो ऊपर की तरफ ही तो लगानी चाहिए, एक्स्ट्रा वाली, ताकि ये और फ्रिक्शनल फोर्स मिलके इसको बैलेंस आउट कर दें। तो सर फिर तो वो रुक जाएगा। अब नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये किसने कहा कि भैया ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है? ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जो कि मुझे चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, विदाउट एक्सेलरेशन। समझ गए? तो बात समझ में आ रही है कि सर ऊपर की तरफ लगने वाली अप्लाइड फोर्स और आपकी ये फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ आने वाली mg sin थीटा के बराबर है। तो फिर वही बात हो गई, F क्या हो जाएगा? अरे वही है यार, ये तो mg sin थीटा FR माइनस करूंगा, मतलब माइनस का म्यू mg cos थीटा यार। अब सॉल्व करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 5 × 10 50 sin 31/2, म्यू कितना है? √3/2। 5 × 10 50, cos 30 होता है √3/2। Am I right? तो ये देख लो भाई क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और अगर तुम ये देखो तो ये 3/4 × 50, मतलब 50 × 3/4 है। तो 2 2 4, 2 5 25 गया, तो ये 75/2 आ रहा है यार, सही जा रहे हैं? तो ये 50/75/2, मतलब माइनस का 25/2, मतलब माइनस का 12.5। ऑप्शन बी, अभी माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन हमने अलग मान ली होगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल सवाल ही थोड़ा सा अजीब सा है, अजीब सा मतलब वैल्यू नेगेटिव में आने नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेवल पर अगर देखें तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे आ रहा है तो अप्लाइड फोर्स ऊपर लगाओगे, है ना। तो फिलहाल कुछ और भी हो सकता होगा इसका रीजन, हमें नहीं पता। फिलहाल ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसमें फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा आ रही हो। अगर ऐसा है तो ये फिर क्वेश्चन लेवल पर सवाल गलत है। लेकिन मुद्दे की बात है, हमें कॉन्सेप्ट लगाना है अपने तरीके से। आंसर नेगेटिव में आने का रीजन कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है वो आ गया है। अब JEE मेंस में आया हुआ सवाल है, अब इसके ऊपर हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाएंगे। ठीक, चलिए। अब जैसे कि ग्राफ की हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक रहता है तुम जितनी फोर्स लगाओगे फ्रिक्शनल फोर्स उतनी लगेगी, मतलब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर रहती है जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये बात मैंने बताई थी नहीं बताई थी? तो भाई इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा एक ग्राफ बनता है कि जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, आप एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया देखो अप्लाइड फोर्स और वाई एक्सिस पर ले लिया फ्रिक्शनल फोर्स। तो जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ती जाएगी, दोनों सेम आती हैं। तो ये ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन जैसे ही तुमने लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव कर लिया, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अचीव कर ली, अब ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। अब एक बात जरा थोड़ी सी गहरी है, समझना। देखो रुकी हुई चीज को चलाना आसान है, चलती हुई चीज को चलाते रहना, सॉरी गलत बोल दिया, रुकी हुई चीज को चलाना मुश्किल है और चलती हुई चीज को चलाते रहना फिर थोड़ा आसान होता है। बाइक का तेल खत्म हो गया, स्कूटी का तेल खत्म हो गया, भारी बाइक है, रुकी हुई है, चलाना मुश्किल है, लेकिन जैसे मोशन में आ जाए तो चलाते रहना आसान है। मतलब याद रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ा सा कम ही होता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग में आ गया ना तो फिर इंटरलॉकिंग होने का पूरा उनको सफिशिएंट टाइम मिल ही नहीं पा रहा है कि वो आपस में ठोसे ऐसे करके, वो ऊपर ऊपर से ऐसे होके मूव कर रहे होंगे,
दोनों सरफेसेस, तो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम ही होता है। इसी वजह से देखा जाता है कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ज्यादा होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कम होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी लग रही है, तो ये पता करने के लिए पहले चेक कर लेना कि वो रेस्ट पर है या मोशन में है, क्योंकि अगर मोशन में है तो फिर तुम काइनेटिक फ्रिक्शन निकालोगे, और अगर रेस्ट में है तो फिर तुम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालोगे। अब अगर वो रेस्ट में है मोशन में कैसे पता चलेगा, वो तो मैंने बता दिया कि अप्लाइड फोर्स अगर तुम्हारी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो भैया ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारों, देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे, अब इसी बात पर देखो, अच्छा सवाल है, चाहो तो तुम इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर तुमको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो अब मैं कराता हूं। हॉरिजॉन्टल फोर्स 40 न्यूटन दे रखी है, डब्बा 2 किलो का है, जमीन पर रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 और काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2, मतलब ये म्यू के है और ये म्यू एस है, समझे। अब ये है कहानी। तो मैंने क्या कहा, मैंने फोर्स लगाई है 40 न्यूटन, 2 किलो का डब्बा, तो वेट हो गया 20 न्यूटन। तो इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल अगर मैं करता हूं तो अभी मैं ये मान रहा हूं कि रेस्ट पर है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दिया, तो 0.4 नॉर्मल आया 20, तो फोर्स जो लग रही है ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो आ रही है वो 8 न्यूटन आ रही है। लेकिन ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए मुझे तो 40 न्यूटन की फोर्स मिल गई है, रोकने के लिए पीछे कितनी आ रही है, 8 न्यूटन, तो क्या ऑब्जेक्ट रुकेगा? नहीं। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, तो 8 न्यूटन मार्क कर दोगे। अगर ये करा है तो तुमने ये गलत करा है। जी, क्योंकि अब अगर ऑब्जेक्ट चलने लगा तो मेरे भाई फिर उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ये नहीं लग रही होगी, अब उस पर लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो मूव कर रहा है, जो कि म्यू इंटू नॉर्मल है, तो म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन का 0.2 है, नॉर्मल 20 है, तो वो आ रहा है 4 न्यूटन, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन लग रही होगी। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, ए नहीं होगा, ए गलत हो जाएगा, और ये बच्चे गलती करके आएंगे अगर ये सवाल आ जाएगा तो। चले मेरे प्यारो, चलिए लो भाई थोड़ा पानी वानी पी ले। मजा आ रहा नहीं आ रहा? हाँ जी, फिजिक्स पढ़ने में तुमको अब अगर तुम मेरे सेशन पहले से देखते आ रहे हो या आज अगर पहली बार भी देख रहे हो, अब तक अगर तुम यहाँ पर हो, मजा आ रहा है देखने में या नहीं आ रहा, बताना मुझे। मजा आ रहा है देखने में या नहीं? आइए चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जी हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या है, क्या है बाबू भैया? बहुत सिंपल सी बात, अगर ये तुम्हारा डब्बा यहां रखा है तो mg फोर्स नीचे तो नॉर्मल ऊपर, हाँ मास्टर, और अगर आगे चलाने की कोशिश कर रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर ये हॉरिजॉन्टली, जरूरी नहीं हमेशा ये हो, लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा है तो एन एम जी के बराबर कह सकते हैं,
तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी कह सकते हैं। अब आप क्या करें, आप इस नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट निकालो, तो वो रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा, आर नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों कांटेक्ट फोर्स होती हैं, फ्रिक्शनल भी नॉर्मल भी, तो दोनों कांटेक्ट फोर्स का मैंने क्या निकाला, एक रिजल्टेंट निकाला, तो वो क्या है, आर। तो इस रिजल्टेंट का नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसको थीटा से रिप्रेजेंट करो। अब क्या होगा मास्टर जी, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके सामने वाला तो भैया फ्रिक्शन है और बेस का मतलब नॉर्मल है, तो फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी, नॉर्मल कितना है, एम जी है। हाँ, तो यहां से तुम्हारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू के बराबर आ रहा है, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan फंक्शन अगर आप लगाते हैं, tan थीटा अगर लगाते हैं तो tan थीटा म्यू के बराबर है। बहुत ही सिंपल सी बात है, और इसी सिंपल सी बात के ऊपर एक सवाल कर लेते हैं पहले, फिर मैं तुमको एंगल ऑफ रिपोज पढ़ाऊंगा। कहा जा रहा है कि भाई 20 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड, और मास ऑफ द ब्लॉक इज 3 kg। तो ये ब्लॉक है, ये ग्राउंड है, मास ऑफ द ब्लॉक इज 3 kg, तो नीचे की तरफ लग रहा है भैया 30 न्यूटन का वेट, और 20 न्यूटन की फोर्स आगे की तरफ लगाई जा रही है। अब 20 न्यूटन की फोर्स जो आगे की तरफ लगाई जा रही है वो कहा जा रहा है जस्ट मूव अ ब्लॉक, मतलब ब्लॉक को जस्ट मूव कर देगी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ भी 20 ही है, तभी तो जस्ट मूव कर देगी। अच्छा, तो 30 जमीन पर लगा, तो बदले में इस ग्राउंड ने नॉर्मल 30 ऊपर की तरफ लगाया, तो क्या नॉर्मल आ चुका है, आ चुका है। क्या फ्रिक्शनल फोर्स आ चुकी है, हाँ आ चुकी है। मैंने आपसे क्या पूछना है, मुझे पहले बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने आपसे क्या कहा, देखो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू नॉर्मल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स 20 आ रही है, नॉर्मल 30 आ रहा है, तो यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/3, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया कि tan थीटा म्यू के बराबर, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, म्यू का मतलब 2/3, तो 2/3 और tan इनवर्स 2/3, ऑप्शन बी मस्ट बी द, बी फॉर बेगम मस्ट बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, तो ऐसे सवाल भाई हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर आ सकता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है हमारी एंगल ऑफ रिपोज वाली। अब ये आप जरा तरीके से समझिए, ये एंगल अगर थीटा है और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक हम ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं जो कि मुझे ऐसे दिखाना पड़ जाएगा, m मास का ऑब्जेक्ट, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई ये वेट mg हो गया, इधर नीचे की तरफ यहां पर mg साइन थीटा आएगा, अभी मैं पीछे पढ़ाया, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg कॉस थीटा आएगा। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया भैया ना, ये तो समझते हुए आ ही रहे हो बार बार, अब एक ही बात को क्या बताना है ना। फिलहाल जैसे कि अगर आप देखो तो ये मेरा फोन इस टैब के ऊपर मैं रख देता हूं, ठीक है, और इस टैब का एंगल मैं बढ़ाना शुरू कर रहा हूं, इंक्लाइन प्लेन बना रहा हूं इसे, क्या ये मेरा फोन स्लाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, और बढ़ा लेता हूं, अभी भी स्लाइड नहीं हो रहा, और बढ़ा लेता हूं, अभी भी स्लाइड नहीं हो रहा, और बढ़ा लेता हूं, अभी भी स्लाइड नहीं हो रहा। लेकिन एक तो कोई ऐसा एंगल आएगा जिस पर ये जस्ट स्लाइड करने वाला होगा, एक तो कोई ऐसा एंगल आएगा जिस पर ये जस्ट स्लाइड करने वाला होगा। तो मैंने एंगल बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, और एक पर्टिकुलर एंगल आया कि ये जस्ट एकदम से स्लाइड कर गया। तो जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट स्लाइड जस्ट करने वाला है उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मतलब ये एंगल को अगर मैं अल्फा बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये mg साइन अल्फा है और ये mg कॉस अल्फा है। तो अगर ये जस्ट नीचे गिरने वाला भी नहीं गिर रहा है, इसका मतलब नीचे वाला वेट और ऊपर वाली फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है। तो बस इतना सा करना था आपको, mg साइन अल्फा को म्यू mg कॉस अल्फा के इक्वल करिए। तो ये करके हमें क्या चमका, हमें ये चमका कि mg और mg को उड़ा दो, मतलब ऑब्जेक्ट स्लाइड करके जब नीचे आएगा तो उसका मास से तो कोई मैटर ही नहीं कर रहा,
सिर्फ और सिर्फ ये बात पता चल रही है कि साइन अपॉन कॉस tan अल्फा होता है, तो tan अल्फा म्यू के बराबर। अरे सर ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो आपने पीछे पढ़ाया था। हाँ, ये सिंपल एंगल ऑफ फ्रिक्शन जैसा ही है, एंगल ऑफ रिपोज। मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे आएगा या नहीं आएगा वो पता करने के लिए आप उसका एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं, और वो आ जाएगा अगर म्यू मालूम है, या फिर अगर म्यू नहीं मालूम और एंगल ऑफ रिपोज मालूम है तो म्यू आ जाएगा। फिलहाल ये आपके लिए बड़ी काम की बात है, ये बड़ी काम की बात करी है आपने। आगे बढ़ते हैं। अब इसी बात पर एक सवाल ले लो भाई। तो अगर मुझसे कहा जाए कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल हमारा जो है एंगल ऑफ रिपोज अगर अल्फा है, तो इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो है उसका डबल है। देखो एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री दे रखा है, तो इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल मुझे 60 डिग्री दे दिया। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो है वो अब स्लाइड करके नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो कितने एक्सेलरेशन आएगा। तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होता है। भाई ये पढ़ाई है नहीं पढ़ाई, ईमानदारी से बताओ। ये बात मैंने नहीं पढ़ाई पीछे भी, मैंने कहा था मेरी सारी चीजें कनेक्टेड रहती हैं, ये पढ़ाई है मैंने पीछे। तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अच्छा थीटा की जगह पर 60 डिग्री रखना है। अच्छा देखो भाई ऐसा करते हैं, जी को लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2। लेकिन अब म्यू की जगह पर क्या लिखूं? सुनो, मैंने आपसे क्या कहा, म्यू तो tan अल्फा है और अल्फा हमारा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 30, तो म्यू 1/√3 है। तो म्यू की जगह पर मेरे भाई 1/√3 रखो। अब कहानी खत्म है। एलसीएम आ रहा है 2√3, 2 को √3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 ऊपर हो जाएगा 3, और ये -1, तो ये 3 - 1 मतलब 2, तो 2 से 2 भी कट गया, जी की जगह पर 10, तो 10 बहाने करके ले गए दिल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 10/√3 आ रहा है। देख लो भाई अच्छे से, चलें आगे। चलो चलो भाई चलो। अब एक और सवाल जेडबल में 2025 में आया हुआ भाई। अरे घबराओ मत, तुम्हारी लाइट नहीं गई है, कोई अंधेरा नहीं हुआ है। जिस तरीके का अभी अंधेरा तुमने देखा था, मुझे पता है कि कुछ कुछ इसी तरीके का अंधेरा चल रहा है तुम्हारी जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन में, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अंदर रोशनी जलाने मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूं। आपको ना इस टाइम पर कोई ना कोई इंसान चाहिए जो ये बताए भाई इस हफ्ते तुमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अच्छे तरीके से आप मॉनिटर चीजों को रखोगे ना, तो आपकी तैयारी अच्छी जाती है। और आप भी चाहते हो कोई ना कोई ऐसा हो जो यार मेरा पूरा ट्रैक रख पाए। और आपने एक हफ्ते में जितना पढ़ा है वो पढ़ने के बाद आपने कितना अच्छे तरीके से उसके ऊपर सवाल बनाए हैं, एक टेस्ट के तौर पर तुमको पता चल जाए कि भाई मैं अभी किस लेवल पर हूं और कितना पढ़ने के बाद मैं कितने नंबर लेकर आ पा रहा हूं। तो परेशान मत हो, ये सारी मुसीबतों का हल तुम्हें मिल चुका है, जो है हमारी एकलव्य टेस्ट सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों, एकलव्य टेस्ट सीरीज ये पूरे का पूरे भैया जेडब्ल्यू की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक लौती ऐसी टेस्ट सीरीज है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल हर साल जेडब्ल्यू मेंस के अंदर आते हैं। और वो कैसे? क्योंकि हम पुराने 5-6 साल का पूरा एनालिसिस करते हैं कि क्या पैटर्न रह रहा है और क्या चेंज होता है, और उसी के बेसिस पर 2026 में चाहे जनवरी अटेम्प्ट हो या अप्रैल अटेम्प्ट हो, 80% से ज्यादा सवाल एज इट इज हमारी इस टेस्ट सीरीज से रखे हुए थे। ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी, तो मैं चाहूंगा हर एक बच्चे इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगा। ये तुम्हारी जेडब्ल्यू की जर्नी का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, अब्दुल सर का ये बात है। आइए अब यहां से अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई और बहनों, ध्यान से देखिए, अगर आपसे कहा जा रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास m है और वो स्लाइड करके नीचे आ रहा है, थीटा हमारा 60 डिग्री है और स्लाइड करके नीचे आ रहा है g/2 एक्सेलरेशन से, तो म्यू की वैल्यू बताओ। अभी मैंने आपसे कहा भाई a इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होता है, तो a की जगह पर g/2 रखना है और थीटा की जगह पर 60, तो साइन 60 मतलब √3/2 माइनस का म्यू कॉस 60 इज 1/2। जी से जी कटा, तो यहां से सॉल्व करके म्यू की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तुम, है जी? म्यू की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। कैसे नहीं निकालोगे भाई? √3 - 1 आ रही है, देख लीजिए इसको, ये आपको खुद से करना है, बस मैंने आपको हिंट दे दी है, ये आपको खुद से करना था। चलें आगे।
चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब सबसे तगड़ा और सबसे बढ़िया जो हमारा टॉपिक है, जिसको समझने में आपको अच्छा खासा दिमाग खपाना पड़ेगा, वो है ब्लॉक ऑन ब्लॉक। जी हाँ, एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक चढ़ा हुआ है। अब इसकी कहानी, इसकी कुंडली, बढ़िया बढ़िया सवाल भी मैं कराऊंगा। और ये देखो, कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये समझ में तभी आएगा जब तुम इसके ऊपर सवाल करोगे। मैं थ्योरी तुमको कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ा दूं, ये बात तय है, समझ में नहीं आएगा, उस लेवल पर नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा थ्योरी अच्छे से पढ़ाने की, लेकिन मजेदारी खुल के तभी आएगी जब तुम सवाल कर रहे होगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इस टॉपिक को सुनना, जितना समझ में आता रहे उतना बस समझते रहना, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते सब आ जाएगा। तो लाओ मैं इसको अपने तरीके से बता दूं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक। तो इसके अंदर भाई डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं। तो पहला केस मैं ले रहा हूं कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये एक डब्बा रखा हुआ है, और इस डब्बे के ऊपर एक और डब्बा रखा हुआ है। ठीक, ये सरफेस स्मूथ मतलब म्यू जीरो, ये सरफेस स्मूथ मतलब म्यू जीरो, ये मास m1, ये मास m2। बता मेरे प्यारे, अगर मैं F फोर्स ऊपर वाले पर लगाऊं, आपको बस इसमें इतना ही करना होगा कि आपसे कहा जाएगा दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ। तो अगर मैं m1 वाले पर फोर्स लगाता हूं, बताओ कौन चलेगा? दोनों चलेंगे क्या? जब m1 और m2 के बीच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो m1 पर फोर्स लगाओगे तो खाली m1 ही तो चलेगा। तो यहां पर पहले वाला ब्लॉक चलेगा और उसका एक्सेलरेशन आएगा फोर्स अपॉन मास, और दूसरा वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं तो उसका एक्सेलरेशन जीरो। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ये पूछेगा ही नहीं तुमसे, ये तो सिर्फ समझाने वाली बात है। अब आ जाओ दूसरे केस पर। अब दूसरा केस इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि अब ये सेम वही बात है, ये एक मैं ब्लॉक लेकर आया, एक और मैं ब्लॉक लेकर आया, इसका मास m1, चलो इसका मास m1 और इसका मास m2। चलो ये इसका भी म्यू जीरो है और इसका भी म्यू जीरो है। अरे सर ये तो सेम ही बता दिया। नहीं, इस बार फोर्स तुम नीचे वाले पे लगा रहे हो। अब क्या होगा? अब हाँ सर, अब ये दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि सर ये इसको ऊपर रखा हुआ है ना m1, तो आप m2 को लेकर आगे बढ़ोगे तो m1 भी उसके साथ साथ आगे बढ़ेगा। क्यों भाई, क्यों बढ़ेगा? क्या m1 और m2 के बीच में कोई फ्रिक्शन है? अरे भाई, इस डब्बे पर इस डब्बे को रखा, अब नीचे वाले डब्बे पर फोर्स लगा रहा हूं तो ऊपर वाला आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। यहां नहीं है ना। अगर यहां नहीं है तो पता है क्या होगा? बस इतना सा होगा कि भाई जिस पर फोर्स लगाई जा रही है वो ही आगे बढ़ेगा, ऊपर वाला ब्लॉक अपनी जगह पर रुका रहेगा और बाद में पीछे को गिर भी जाएगा। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो क्योंकि ये पीछे रह जाएगा, तो A2 का एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन उसका मास आएगा, और इसमें A1 जीरो हो जाएगा। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये भी थॉट आए, मेरे भी दिमाग में आ सकता है कि सर जब आप इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो इसके ऊपर m1 तो रखा हुआ है ना। बात तो सही है, बात तो सही है तुम्हारी। तो मतलब ये दोनों बॉडीज जो है एक बॉडी की तरह बिहेव करेंगी। लेकिन तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो ये आगे बढ़ रहा है और ये आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये दोनों बॉडी सेम बॉडी की तरह बिहेव नहीं कर रही है। तो एक्सेलरेशन इसका लिखूंगा तो फोर्स अपॉन सिर्फ इसी का मास कंसिडर करूंगा और इसका नहीं करूंगा, क्योंकि इसका मास कंसिडर करने का मतलब ये है कि मैं ये मान रहा हूं कि दोनों बॉडी सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है। समझे बात? तो ये सही लिखा है मैंने बिल्कुल। तो ये दोनों केस जो थे बच्चों, ये बेसिक केस थे। अब सवाल जिस पर जेडबल इमेज पूछ रहा है वो है केस 3 और 4। फिर से वही कहानी, अब्दुल सर की जुबानी, कि एक डब्बा, उसके ऊपर एक और डब्बा, इसका मास m, ऊपर वाले का 1, नीचे वाले का 2। अभी यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहां पर फ्रिक्शन है। मतलब दोनों ब्लॉक के बीच में रफ सरफेस है और ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में स्मूथ है। अब आपने लगाई है फोर्स ऊपर वाले पर F,
अब बताओ क्या होगा। तो अब पहले तो मुद्दा ये है, समझना समझना भाई बात को ध्यान से, कि अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक को आगे की तरफ लेकर जाना चाहूंगा तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो M1 वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन है, ये मैंने बता दिया ना, इस पर फ्रिक्शन है। तो मैं क्या कह रहा हूं, M1 वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। तो ड्यू टू द न्यूटन का थर्ड लॉ, भाई M2 ने ही तो M1 पर पीछे की तरफ लगाई है फ्रिक्शनल फोर्स, तो M1 M2 पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ भी लगाएगा। तो अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है तो ऊपर वाले ब्लॉक को अगर फोर्स दोगे तो नीचे वाला ब्लॉक भी चलेगा। लेकिन सर ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसको तो चलना पड़ेगा ही, क्योंकि थोड़ी सी भी फोर्स मिल जाएगी तो ये चलेगा। तो नीचे वाले ब्लॉक को चलाने का काम फ्रिक्शनल फोर्स कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे या अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे। बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर और नॉट। तो अब ये पता करने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं, एक ऐसा समझो कि तरीका है, इस तरीके से करोगे तो ही बनेगा वरना नहीं बनेगा। तो तरीका ये है कि आप एज्यूम करो, पहले एज्यूम बोथ मूव्स टुगेदर। आप ये पहले ही मान लो कि दोनों साथ में चल रहे हैं, मतलब दोनों का एक्सीलरेशन बराबर है। लेकिन सर अगर नहीं हुआ तो वो पता चल जाएगा, वो हम खुद ही गलत साबित हो जाएंगे अगर ऐसा है तो। अभी अगर मैं मानता हूं दोनों सेम एक्सीलरेशन से चल रहे हैं, मतलब A1 और A2 अगर दोनों का बराबर है, तो ये इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट मान सकता हूं, क्योंकि अब दोनों सेम एक्सीलरेशन से चल रहे हैं तभी बॉडीज को एक ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। तो फोर्स टोटल लग रही है कितनी, F। अरे फ्रिक्शनल फोर्स तो इंटरनल फोर्स है ना अभी फिलहाल। फोर्स टोटल लग रही है F डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब M1 प्लस M2। ठीक है, तो हमने ये ऐसे करके पहले एक्सेलरेशन निकाला। अब आगे देखो, अब नीचे वाले ब्लॉक पर जरा चेक करो कि फोर्स लग कितनी रही है। अब ये क्या कर रहे हो सर? भाई मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, अगर दोनों ब्लॉक का मास अलग अलग है लेकिन सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तो दोनों ब्लॉक पर अलग अलग फोर्स लग रही होगी, हाँ या ना? तो नीचे वाले ब्लॉक पर एक्चुअल में फोर्स लग कितनी रही होगी कि अगर इस वाले को इस एक्सेलरेशन से भागना है, अगर M2 को इस एक्सेलरेशन से भागना है तो इस M2 पर कितनी फोर्स लगनी चाहिए? तो M2 पर मास्टर जी फोर्स लगनी चाहिए M2 का मास इनटू ये एक्सेलरेशन। ये आया। अब पता चल जाएगा कि हम सही हैं या गलत हैं। देख भाई, M1 और M2 के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितनी आ सकती है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, वो आएगा म्यू M1G। M1G नॉर्मल का काम कर रहा है इनटू म्यू। तो अगर 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 मेरी ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आई है ये F2 से ज्यादा है, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है वो नीचे वाले डब्बे पर जो अप्लाइड फोर्स आ रही है उससे अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रह गई, अप्लाइड फोर्स कम रह गई, बता मेरे प्यारे, चैप्टर की शुरुआत में पढ़ाया था ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये सर जी स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है मतलब दोनों ब्लॉक की आपस में कोई रगड़ा रगड़ाई घिस्सा घिस्साई नहीं हो रही, स्लाइडिंग नहीं हो रही, मतलब दोनों ब्लॉक चुपके हुए हैं। अब चुपके हुए हैं तो साथ में चल रहे हैं, अगर साथ में चल रहे हैं तो मेरा एजम्पशन सही है, मतलब बोथ बोथ विल मूव टुगेदर। तो दोनों साथ में चलेंगे, और दोनों साथ में चलेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे वो तो पहले ही निकाल चुका हूं। लेकिन लेकिन
लेकिन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन कम रह जाए और अप्लाइड फोर्स ज्यादा आ जाए, मतलब इस दूसरे वाले डब्बे पर फोर्स ज्यादा लग रही है और फ्रिक्शनल फोर्स इतनी नहीं लग पा रही है, तो अगर ऐसा है तो फिर इनके बीच में स्लाइडिंग होगी। और अब अगर स्लाइडिंग होगी तो दोनों साथ में नहीं चलेंगे। जब स्लाइड हो रहे हैं तो ऊपर वाले का एक्सेशन कुछ और है, नीचे वाले का कुछ और है। तो अगर ऐसा है तो बोथ विल नॉट मूव टुगेदर। तो अब दोनों साथ में नहीं चले तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। तो कितने कितने से चलेंगे? अरे कुंडली खोल लो। M1 वाले पर आगे की तरफ फोर्स F है, पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बाय उसका मास। M2 वाले की बात करते हैं तो M2 वाले पर सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ ही लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? अरे फ्रिक्शनल फोर्स बाय इसका मास। तो अलग अलग एक्सेलरेशन आ गया, ये अलग आया, ये अलग आया। इस चीज को जरा आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, और मैं तो कह रहा हूं इसी स्लाइड पर ही रुको। ये मैंने जो भी लिखा हुआ है बस इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लो। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, M1 मान लो 5 kg, M2 मान लो 10 kg, म्यू मान लो 0.1। सॉल्व करके खुद से ये हर एक चीज के अंदर M1 M2 और म्यू की जगह पर 0.1 खुद रख के देख लो, फिर तुम खुद ही डिसाइड कर लोगे कि एक्सप्रेशन अलग अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। अलग अलग आ रहा है तो कितना आ रहा है, और सेम आ रहा है तो कितना आ रहा है, ये तुम खुद ही निकाल लोगे। इसी में बस वैल्यू पुट कर लो, जो मैं इस स्लाइड पर लिखा हुआ है ना, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर लो, तुम्हारा ये टॉपिक शानदार हो जाएगा। समझे? लो इसी बात को थोड़ा और अच्छा कराने के लिए पहले इतनी ही बात पर एक सवाल करा देता हूं। यहां पर आपसे कहा जा रहा है, देख मेरे प्यारे, कि ये एक 5 किलो का डब्बा है। ठीक है मास्टर, कितने का है भाई? ये 5 किलो का डब्बा है, दिख रहा है। और ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला 10 किलो का डब्बा है। तो वही बात है जो मैंने आपको पढ़ाई है कि दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। आपसे कहा जा रहा है कि 10 किलो वाले पर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, निकालते हैं अभी। सीधी सी बात है, हाँ हाँ वो मैंने बद्री को बोल दिया था। तो देखो भाई फिर क्या होगा, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये दोनों साथ में चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, वो बात की बात है। पहले आप क्या करो, पहले सर जी पहला काम तो हमारा वही है, हम पहले दोनों को साथ में मान लेते हैं कि दोनों साथ में चल रहे होंगे। देखो फिलहाल मुझसे जो पूछा गया है ना, वो बहुत सिंपल सी चीज है, वो मैं इजीली करवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूं एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो मैं ये मानता हूं कि अगर ये दोनों सेम एक्सप्रेशन से चल रहे हैं तो अप्लाइड फोर्स हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास इज 10 प्लस 5, मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों अगर ये साथ में चल रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेंगे। अब ये साथ में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, कैसे पता चलेगा? तो ये जो नीचे वाला डब्बा है, नीचे वाले डब्बे की निकालो कितनी फोर्स आ रही है, तो उसका मास है 10 और एक्सेलरेशन आया 2, तो देखो 20 न्यूटन आ गया। अब ये चीज यहां पर F2 जो, ये चीज जो मैंने करवाई है ना आपको, ये चीज जो मैंने करवाई है F2, ये तुमको भयानक से लग रहा था, लेकिन ये चीज मेरी सॉल्व करके देखो 20 न्यूटन आई है। तो ये क्वेश्चन वाइज मैंने आपसे कहा था ना, क्वेश्चन वाइज आपको चीजें सिंपल लगेंगी। अच्छा, अब तुम खुद ही सोच के देखो, फ्रिक्शनल फोर्स निकाले तो वो हो जाएगा म्यू M1G, म्यू है 0.6, मास है हमारा 5 और जी की जगह पर है 10। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। तो चलाने के लिए कितनी चाहिए 30, तुम कितनी दे रहे हो 20। मतलब यहां से क्या हुआ, यहां से ये हुआ कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा आ रहा है अप्लाइड फोर्स से। मैंने क्या बोला कि अगर अप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शन ज्यादा हो तो ये कौन सा फ्रिक्शन है, ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ये दोनों साथ में चलेंगे, ये दोनों साथ में चलेंगे। अब अगर दोनों साथ में चलेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे, तो उसका आंसर तो मेरा पहले ही आ चुका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछा, 10 kg वाले पर बताओ कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो मुझे खुद ही बताओ
अब अगर ये 10 केजी वाला डब्बा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से चल रहा है, इसको आगे लेके जाने वाली फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है। तो आगे लेके जाने वाली फोर्स अगर फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है, तो कितनी लग रही है? अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से चल रहा है 10 किलो का बॉडी, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो भैया फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन। सर यहां तो 30 आई है, तो 30 मार्क क्यों नहीं करा? अबे भाई तुम कॉन्सेप्ट को पर पकड़ रखो, ऐसी हरकतें मत करो मेरे सामने। मेरे प्यारे, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये चेक करने के लिए है कि मैक्सिमम कितनी लग सकती है। लग अभी कितनी रही है? वो 20 है। तुम खुद ही सोच के देखो, ये 5 किलो का डब्बा है, 5 किलो का डब्बा भी तो 2 के एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। तो 5 किलो का डब्बा अगर 2 के एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, तो 5 किलो के डब्बे पर सिर्फ 10 न्यूटन ही तो आगे लगनी चाहिए। तो 5 किलो के डब्बे की भी कुंडली खोलू ना, तो 5 किलो के डब्बे पर सिर्फ 10 न्यूटन आगे लगने चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? 30 आगे लगाओ और 20 फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगाओ, तभी तो 10 आगे की तरफ आ रही है। अब तो इस पर 20 पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगी, तो इस पर 20 फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगी। दो तरीके से आंसर मैंने आपको दिया है। फील आ जानी चाहिए अगर तुमने तरीके से सुना है तो, और अगर नहीं आई है अभी तक फील, तो मैं कह रहा हूं कम से कम 10 बार भले ही देखना पड़ जाए तुमको ये सॉल्यूशन, आगे मत बढ़ना जब तक ये समझ ना आए। ठीक है, तो केस 3 मैंने आपको करा दिया है। अब केस 4 क्या हो सकता है? सेम है, सेम है, कोई लोड नहीं। केस 4 क्या हो सकता है? ले भाई, ये हो सकता है कि अगर मेरे पास 2 डब्बे, एक ये है और एक ये है, ये M1 है, ये M2 है। अब मैं नीचे वाले पर F फोर्स लगा रहा हूं, की फर्क पैदा है? ये स्मूथ है और इसका फ्रिक्शन है, ये स्मूथ है और इसका फ्रिक्शन है, तो क्या फर्क पड़ता भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? कहानी तो स्टिल सेम, कहानी में चेंज थोड़ी आएगा कोई, ये तो अभी भी सेम ही है। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? सब कुछ जो मैंने आपको कराया सेम इसी तरीके से करना है, कि दोनों को साथ में मान लो, एक्सेलेरेशन फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन दोनों का सेम मान लो, अभी A1 A2 सेम मान लो, तो फोर्स अपॉन टोटल मास अगर मैं मान रहा हूं दोनों साथ में चल रहे हैं तो। और अब नीचे वाले पर एक्चुअल में कितनी फोर्स लग रही है 2 वाले पर, तो वो उसका मास इंटू एक्सेलरेशन करके आ जाएगा ऐसे करके। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करना है, तो वो हो जाएगा म्यू M1G। हर एक बात सेम है। तो अगर F2 ज्यादा आ रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो यहां पर होगी स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन, अलग अलग एक्सेलेरेशन से चलेंगे, है ना, अलग अलग एक्सेलेरेशन से चलेंगे। तो ये कितने एक्सेलेरेशन से चलेगा? A2 वाला, आगे की तरफ लगाई गई फोर्स F, पीछे की तरफ इस पर लग रही होगी फ्रिक्शनल फोर्स F के बाय इसका मास। और पहले वाला कितने से चल रहा होगा? तो इस पर आगे की तरफ आई होगी फ्रिक्शनल फोर्स F, तो फ्रिक्शनल फोर्स F आगे की तरफ और उसका मास, तो अलग अलग एक्सेलेरेशन आ गया। सेम से अगर चल रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि F2 हमारा कम होगा FL से, तो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको काइनेटिक लिख देते हैं, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन में साथ में चलेंगे तो एक्सेलेरेशन सेम है। कोई नई बात ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने जो पीछे लिखवाया है हर एक चीज देखो मैंने सेम एज इट इज कॉपी करी है बस, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। अच्छा, अब बच्चे बार बार हो सकता है उनके दिमाग में थॉट आए कि सर ऐसा क्यों मान रहे हो कि सर ग्राउंड और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, अगर यहाँ पर भी फ्रिक्शन हो गया तो क्या होगा? क्या हो जाएगा अगर आ गया तो? क्या हो जाएगा अगर आ गया तो? मैं सवाल करा देता हूँ डायरेक्ट, अगर आ गया तो। हमने कॉन्सेप्ट समझा है, हमने रटा नहीं है। मैं ये कोई भी फॉर्मूला तुमसे रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तुमको आइए एक से एक तगड़ा सवाल कराता हूँ। पहले एक और देख लो, यहाँ पर 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है, म्यू 0.4 है, नीचे वाला हमारा स्मूथ है। बताओ ये नीचे वाला जो स्लैब है 40 किलो का, ये कितने एक्सेलरेशन से चलेगा? सबसे पहले ही बात, अगर मैं ये मानता हूं कि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो नेट फोर्स हमने लगाई है 100, टोटल मास आ जाएगा 10 + 40 दैट इज 50, तो एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नीचे वाले डब्बे को, सेकंड वाले को, नीचे वाले को चलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 40 × 2 मतलब 80 न्यूटन चाहिए। नीचे वाले को चलाने के लिए कितनी चाहिए? 80 न्यूटन चाहिए। अच्छा अच्छा,
अब मैं सही हूं या गलत हूं, चेक कर लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, मतलब म्यू इंटू m1g है ना, तो म्यू है 0.4, मास है 10, जी है 10, तो यहां से अगर मैं देखूं तो 40 न्यूटन। तो भाई मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रही 40, तुमने दे दी 80। क्या हो गया ये, क्या हो गया ये? यहां पर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आ गई या नहीं आ गई? और अगर ऐसा है तो इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और अब अगर काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रहे होंगे, मतलब 40 किलो वाले का आंसर 2 नहीं होगा, 2 तो ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, तो फिर क्या होगा? अरे बड़ी सिंपल सी बात है सर जी, देखो 40 किलो वाले पर आगे की तरफ आपके हिसाब से फोर्स लग रही है 80 न्यूटन, या फिर मैं कह रहा हूं चक्कर ही खत्म करो, 40 किलो वाले पर आगे की तरफ मैक्सिमम कितनी फोर्स लग सकती है? सोचो। 10 किलो वाला आगे जाके तो 10 किलो वाले पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, तो 40 वाले पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे, तो 40 वाले पर फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम आगे कितनी लग सकती है? 40। तो कितना एक्सेशन हो सकता है भाई? तो फ्रिक्शनल फोर्स से तो चला रही है 40, और मास भी कितना है 40, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेगा भाई 40 केजी का स्लैब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो तरीके से दिमाग के घोड़े दौड़ रहे होंगे तुम्हारे। अभी बात खत्म नहीं, और देख लो बढ़िया सवाल। देख भाई, तुम सोच रहे थे ना कि सर अगर ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन आ गया तो क्या होगा। दो मेरे पास डब्बे हैं, यह है 1 kg का और यह है 3 kg का। सुनना ध्यान से, और इस बार देखो फोर्स भी नीचे वाले पर लगवा रहा हूं, सारे सारे टाइप के सवाल करवा रहा हूं तुम्हें। ए और बी के बीच में भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, और ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। कहा यह जा रहा है कि मैक्सिमम कितनी फोर्स लगाई जाए एफ नीचे वाले पर कि ऊपर वाला जो है वो पीछे खिसके नहीं, जैसे कि ये है, तो नीचे वाले पर कितनी फोर्स लगाऊंगा ऊपर वाला स्लाइड नहीं करे। देखो ज्यादा लगाऊंगा एकदम से, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो ये स्लाइड कर रहा है, जैसे कि ऐसे देखते हैं, ये तुमको दिखेगा ना। अगर मैं इसको ज्यादा तेजी से आगे लेके जाता हूं तो ये पीछे स्लाइड कर जाएगा। हुआ? अरे अब देख लो, ज्यादा तेजी से आगे लेकर जाऊंगा तो ये पीछे स्लाइड कर जाएगा। स्पाइडरमैन बन गया भाई मैं फिलहाल। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि ये पीछे स्लाइड ना करें, मतलब ये दोनों साथ में मूव करते हुए दिखाई दे, डेट्स इट। तो बात को जरा समझो, ए और बी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है? ए एंड बी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है? तो म्यू एम जी है, तो म्यू इज 0.2, ऊपर ए का मास इज 1 और जी की जगह पर 10, तो यहां से अगर हम देखें तो 2 न्यूटन लग रही है। तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा? मतलब 2 न्यूटन लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स, तो मैक्सिमम 2 न्यूटन की फोर्स झेल पाएगा ये वाला ब्लॉक। कह सकता हूं कि मैक्सिमम 2 न्यूटन की फोर्स झेल पाएगा। इससे ज्यादा होगा तो फिर स्लाइडिंग हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं करवानी। तो 2 न्यूटन की ज्यादा से ज्यादा फोर्स नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर। 2 न्यूटन की फोर्स का मतलब क्या हो गया कि कितना एक्सेलरेशन झेल सकता है, तो फोर्स अपॉन मास, तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन झेल सकता है तुम्हारा ए वाला ब्लॉक। और तुम ये चाह रहे हो कि ये दोनों साथ में चले, स्लाइडिंग ना हो। तो अगर ए वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 आ रहा है तो बी वाले का भी 2 आना चाहिए। हेलो भाई, ए वाला अगर 2 से भाग रहा है तो बी वाला भी 2 से भागना चाहिए। तो ये दोनों अगर साथ में मिलकर चल रहे हैं तो मेरे लिए एक कंबाइन बॉडी हो गए। तो कितनी फोर्स लगाऊंगा? तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। सुनो सुनो, तो पहले तो ये समझो कि अब अगर मैं आगे की तरफ लेकर जा रहा हूं तो यहां पर भी तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रही होगी, और फ्रिक्शनल फोर्स कितनी? म्यू एम जी। अब म्यू इज 0.2। अब मास क्योंकि दोनों बॉडी है मेरे लिए कंबाइन, तो 4 और जी की जगह पर 10,
तो यहां से अगर मैं देखूं तो 8 न्यूटन। तो मैं आगे की तरफ कितनी फोर्स लगाऊं कि उसमें से 8 को माइनस करके स्टिल मेरा एक्सेलरेशन 2 आए। तो भाई समझो नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, आगे की तरफ लगाई गई फोर्स F और पीछे की तरफ रोकने वाली फोर्स 8 माइनस करी, और नेट फोर्स क्या आनी चाहिए भाई, इन सब का मास मेरे लिए बैठ रहा है 4, और मैं क्या चाह रहा हूं एक्सेलरेशन नेट इसका 2 आए, यहां इससे ज्यादा नहीं आए। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू F माइनस 8। तो यहां से देखोगे तो फोर्स आ रही है 16 न्यूटन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये दिमागी लेवल वाला सवाल था, अच्छा सवाल था, लल्लू नहीं था। एक बार फिर रिपीट करवा रहा हूं, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ए और बी के बीच में निकाला, 2 न्यूटन आया। इससे ज्यादा की फोर्स ए वाले पर नहीं लगनी चाहिए वरना स्लाइड कर जाएगा। तो अगर 2 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगनी चाहिए, मतलब ए वाले का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेशन नहीं आना चाहिए, फोर्स अपॉन मास करके निकाला। अब अगर ये साथ में चल रहे हैं तो ए अगर 2 से चलेगा तो बी भी 2 से चलना चाहिए। मतलब ये पूरा 4 किलो का डब्बा कितने एक्सेशन से आगे भागे, 2 के। लेकिन पीछे रुकावटी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है 8 न्यूटन की, तो मैं आगे की तरफ कितनी दूं, तो भाई आगे की तरफ जितनी दी उसमें से 8 माइनस करा, डेट विल बी इक्वल्स टू द नेट फोर्स, जो कि मुझे मालूम है कितनी आनी चाहिए, 4 किलो का डब्बा 2 के एक्सेशन से भागे मतलब 8। तो टोटल फोर्स मुझे 16 न्यूटन देनी पड़ेगी। बढ़िया सवाल। और जाते जाते एक और इन सब का बाप सवाल भी करते जाओ। ये अभी ताजी ताजी आया हुआ सवाल है 2026 में जनवरी अटेम्प्ट के अंदर। इसमें भी देखो सबके बीच में फ्रिक्शन है, सबके बीच में, सबके बीच में फ्रिक्शन है 0.5 का। इसके बीच में भी म्यू है, इसके बीच में भी म्यू है, इसके बीच में भी म्यू है। फिलहाल ए वाला डब्बा 4 किलो का, बी वाला डब्बा 6 किलो का, और सी वाला डब्बा 8 किलो का। तो ए और बी के बीच में कितनी फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी। तो ए और बी के बीच में कितनी, तो म्यू 0.5 एम 4 जी 10, तो ये आ रही है 20 न्यूटन। मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाली है ना, इन दोनों के बीच में लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन है। अच्छा, और यहां पर अब ये 6 है लेकिन ऊपर 4 भी तो है, तो बी और सी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगी, तो ऐसा मानो ना कि सी के ऊपर एक 10 किलो का डब्बा रखा है, तो म्यू 0.5 10 किलो का डब्बा रखा है इंटू 10, तो ये आ रही है 50 न्यूटन। तो बी और सी के बीच में लगने वाली फोर्स 50 न्यूटन है। अच्छा, सी और ग्राउंड के बीच में लगने वाली फोर्स है, तो सी के ऊपर कितना वजन है, 4 6 10 और इसका अपना खुद का 8, तो टोटल 18 किलो का डब्बा जमीन पर रखा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आएगी, म्यू एम की जगह पर 18 इंटू 10, तो ये आएगी 90 न्यूटन। मतलब सी और ग्राउंड के बीच में लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स 90 न्यूटन है। इतना चमक पा रहा है तुमको। अब देखो, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं यहां से कितनी फोर्स लगाऊं सी वाले पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करे। समझो, ये तो आ चुका है ना पहले बात। अब जरा ये सोचो, मैं यहां से अगर आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा सी वाले पर, तो यहां पर ये टेंशन पीछे की तरफ लगेगी, ये पुली है ना, तो पुली में टेंशन ऐसे दिखाई मैंने, मैं इसको इधर से खींचूंगा तो टेंशन रोकेगी, और ऊपर जाएगी तो टेंशन इस बी वाले को आगे की तरफ खींचेगी। तो सी वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं देखूं तो एफ फोर्स आगे की तरफ लगा रहा हूं, तो टेंशन पीछे की तरफ, और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ। तो मुझे जो भी एफ फोर्स लगानी है ना सी वाले ब्लॉक पर, वो इतनी लगानी है कि वो टेंशन और फ्रिक्शनल फोर्स को झेल पाए। ठीक, ये ए बी की बात थी, ये बी सी की बात थी, और ये सी और ग्राउंड की बात थी। तो यहां पर मुझे फ्रिक्शनल फोर्स वो लिखनी है जो सी और ग्राउंड के बीच में आ रही है।
इसका मतलब टेंशन प्लस सी और ग्राउंड के बीच की फोर्स 90 न्यूटन है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा, सुन लो अभी, रुक जाओ, बात खत्म नहीं हुई। एक चीज और देखो, जब मैं इसको खींचूंगा तो सी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रही है, हाँ। टेंशन फोर्स अपोज कर रही है, हाँ। लेकिन भैया ये बी और सी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी तो अपोज करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन नीचे भी है तो ऊपर भी है, हाँ। तो एक्चुअल में जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो तीन काम को बराबर करनी चाहिए, एक तो टेंशन को, एक फ्रिक्शनल फोर्स सी और ग्राउंड के बीच में, और एक फ्रिक्शनल फोर्स सी और बी के बीच में। टेंशन फोर्स नहीं मालूम, सी और ग्राउंड 90 है और सी और बी 50 है। अच्छा, तो भाई अब ये टेंशन कैसे आएगी, आओ जरा देखो। और बी वाले को पकड़ते हैं, तो बी वाले को तुम टी फोर्स से आगे की तरफ खींच रहे हो, तो बी वाले पर नीचे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स बी और सी की वजह से 50 लगेगी पीछे की तरफ, और ए और बी की वजह से भी जब तुम खींच रहे हो तो 20 लगेगी पीछे की तरफ, हाँ। तो टेंशन फोर्स जो आ रही है वो 20 प्लस 50 मतलब 70 आ रही है, हाँ। तो ये 70 है, ये 90 है, ये 50 है, सबको ऐड करो, ये 210 न्यूटन आ रहा है। खत्म कहानी मेरे भाई, ये 210 न्यूटन आ रहा है। ये तगड़े लेवल की बात हो गई, इसको भी तुमको 3-4 बार सुनना पड़ेगा। जो मैंने बोला है, एक्सप्लेनेशन इससे आसान और इससे बेहतर तुमको नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर बता रहा हूं, इसको तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर हमारा सेशन होता है पूरा, तो भाई जाने से पहले कमेंट बॉक्स के अंदर सारे के सारे बच्चे जरूर फीडबैक देके जाइएगा। लॉज ऑफ मोशन पूरा हो चुका है ओवरऑल हमारा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। और अभी रुक जाओ, अभी जाना नहीं है। आज मैंने तुमको जितना भी पढ़ाया उसको भी एक बार मैं पूरा का पूरा आपको समराइज करा देता हूँ, सारी बातें शॉर्ट फॉर्म में बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो एक रुकावटी फोर्स होती है। फ्रिक्शनल फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला है वो म्यू इंटू नॉर्मल आता है। अगर हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है तो यहाँ पर हमारा स्लाइडिंग होती है, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम है तो वहां पर वो दोनों बॉडी आपस में चिपके रहेंगे, जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने आपसे क्या बात पढ़ाई, फिर उसके बाद हमने ढेर सारे सवाल करे यार, ढेर सारे सवाल करे, पुली वाले, अलग अलग टाइप के सवाल ही सवाल हुए, और क्या हुआ है। देन उसके बाद अगर मान जाऊं तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई अगर ये हमारा डब्बा है ना, और नॉर्मल ऊपर है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है, तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट आया, ये एंगल हमारा थीटा हुआ, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला tan थीटा म्यू के बराबर आया। फिर मैंने कहा कि अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एम हमारा है ना, तो नीचे की तरफ mg sin थीटा इसका वेट लगेगा, और रुकावटी फोर्स ऊपर की तरफ म्यू mg cos थीटा लगता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब अगर नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा तो इस एंगल को हम बोलते हैं फिर एंगल ऑफ रिपोज, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हमारा tan अल्फा का फॉर्मूला भी म्यू के बराबर आता है। मतलब ये वो एंगल है कि ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करके नीचे गिरने वाला है, अभी गिरा नहीं है। ये एंगल ऑफ रिपोज की बात हो गई, दैट्स इट, ये तो पढ़ा है। उसके बाद और क्या करा है, उसके बाद मैंने तुमको ब्लॉक ऑन ब्लॉक कराया। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक की बड़ी सिंपल से मैंने आपको कहानी बताई कि आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, कि अगर जैसे कि यहाँ पर एक डब्बा रखा है जिसका मास है m2 और इसके ऊपर एक और डब्बा रखा है जिसका मास है m1, आप फोर्स इधर लगा रहे हो F, ये हमारा फ्रिक्शन म्यू है, ये मान लो अगर स्मूथ है इसका फ्रिक्शन 0 है। तो फिलहाल पहला काम आपको क्या करना है कि आप ये मानो कि दोनों साथ में चल रहे हैं, तो आप दोनों का कंबाइन एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। वो निकाल लिया, फिर आप नीचे वाले डब्बे पर देखो कि फोर्स कितनी आ रही है। नीचे वाले डब्बे पर आपने निकाला तो वो m2 इंटू एक्सेलरेशन करके फोर्स आ गई। अब आप चेक कर लो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन मास्टर जी म्यू m1g हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो अगर F2 तुम्हारा कम रह जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो दोनों साथ में चलेंगे और कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे, वही जो हमने निकाल लिया है पहले ही। और अगर आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो ज्यादा आ जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो फिर यहां पर ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो फिर दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो m1 वाला कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, तो m1 पर फोर्स आगे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, तो m1 वाले का एक्सेलरेशन आएगा F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन m1।
तो M2 वाले का एक्सेलेरेशन क्या आएगा, तो M2 तो आगे ही जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, तो उसका एक्सेलेरेशन आएगा फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। अब ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी सवाल के अंदर लगा लोगे, सॉल्व हो जाएगा। जाते जाते मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुमने ये सेशन मेरा पूरा लगाया है तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा आगे आने वाला सारे सेशन तुम लगाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अगर तुमको इसमें मजा आया तो आगे तो और आने वाला है, तो बस वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अफसोस की बात ये, अगर तुमने ये सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबा रखा होगा तो अभी इसको फटाफट दबा दीजिएगा, ताकि आगे तुम्हारी और मेरी मुलाकात होती रहे और आगे तगड़े तगड़े लेवल की चीजें मैं इस चैनल के ऊपर लेकर आता रहूंगा। ठीक है, बाकी टेस्ट जरूर देना। इस सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वही वाला बैच मैंने कहा है, ज्वाइन कर लेना। वहां पर माई टेस्ट में जाके टेस्ट तुमको मिल जाएगा, तो टेस्ट दीजिएगा। एकलव्य टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है इस चैनल के ऊपर, और उसके बहुत बच्चे देखो तारीफ कर रहे हैं, बहुत बच्चों को फायदा हो रहा है। जेईई मेंस के लिए यूट्यूब पर मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज अगर कोई है तो एकलव्य टेस्ट सीरीज है, इसकी गारंटी मेरी है। तो तुम टेस्ट सीरीज ले लो, इतना सब कुछ पढ़ाया जा रहा है तुमको, अगर तुम टेस्ट और दे लोगे तो सोने पे सुहागा वाली बात है। मेंस तो पक्का है तुम्हारा, आईआईटी भी पक्का हो जाएगा, जेईई एडवांस भी पक्का हो जाएगा। मतलब बात ये है, इस एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैं तुमको थ्योरी भी करवा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, फिर टेस्ट तुम दोगे और फिर उस टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुमको मजा आ रहा होगा सेशन में। कमेंट बॉक्स में तुम्हारी कमेंट देखकर भैया मेरा दिल खुश होता है और वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो जरूर बताइएगा आज का सेशन तुमको कैसा लगा। मिलता है अगले सेशन में। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।